तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की काफी ज्यादा मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड 41 की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है। गोरमा चलाकर उसे कहता है कि बता क्यों नहीं रहे, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो माहू उसे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ गोरमा, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो रहे हो, क्या जो तुम्हारा कोई बहुत ही खास बंदा है जैसे तुम्हें किसी खास मिशन के ऊपर भेजा था। तो इसी के साथ ही वहां सियोलवी जो होता है वहां पर माहू की तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर तीसरे ऑप्शन को चूज करता है और कहता है गधे के बच्चे ये मैं हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। बात सुनते ही बाकी के तीनों डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा सियोलवी तीसरे ऑप्शन को चूज कर लेता है और तीसरे ऑप्शन के नीचे +3 लिखा हुआ था। अब उसका मतलब उसे नहीं पता, लेकिन वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट ऑप्शन को चूज करता है क्योंकि हमारा सियोलवी कहता है कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे इतना पता है कि सिस्टम मुझे जो सबसे ज्यादा टफ ऑप्शन देता है बचने का तरीका उसी के अंदर होता है, यानी कि बचने का रास्ता उसी के अंदर मिलेगा। तो अब यहाँ पर उसने चूज तो कर लिया क्योंकि वैसे भी बाकी के दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को भी चूज करता मरना तो उसने फिर भी था, क्योंकि बाकी के ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर वो यहाँ पर सालमा की बात करता तो उसी वक्त उसी जगह के ऊपर उसे मार डालता। तो उसी वजह से उसने यहाँ पर तीसरे ऑप्शन के साथ जाना चूज किया है। सियोलवी कहता है कि अगर यहाँ पर मरना ही है तो फिर ये कहकर ही मरूंगा। और इसी के साथ ही मां सियोलवी सोच रहा था कि हो सकता है कि ये राइट चॉइस हो। और माहू उसकी बात सुनने के बाद आके से वहां पर उसे घूर कर देखता है और साथ ही हल्का सा मुस्कुराता है। जबकि इसी के साथ ही मां सियोलवी कहता है कि जरा रुको, मुझे इस बात को एक्सप्लेन करने दो। जब वो इतनी बात करता है इसी के साथ एक तलवार जो होती है बड़ी तेजी के साथ उसकी गर्दन की तरफ आके बढ़ती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है क्योंकि वो तलवार जो होती है उसकी गर्दन के करीब पहुंचती तो है लेकिन वहीं पर ब्लॉक हो जाती है। वो तलवार जो होती है वो आर्योंग की होती है। आर्योंग सियोलवी को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन माहू आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तो आर्योंग उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों ब्लॉक कर रहे हो। जबकि माहू उसे कहता है कि इसने मेरी इंसल्ट की है तुम्हारी नहीं। तो आर्योंग तुम इसे क्यों मारने के लिए आगे बढ़ी हो, तुम इसे क्यों मारना चाहती हो। तो आर्योंग उसे कहते हैं कि तुम पीछे हटो माहू, मुझे ये लड़का पसंद नहीं आया इसी वजह से मैं इसे मारना चाहती हूँ। तो माहू उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ, एक लड़का जो मुझे पसंद आ गया तुम उसे कैसे मार सकती हो। और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ क्योंकि इस लड़के ने मेरी इंसल्ट किया तो फिर मैं यहाँ पर इससे बात करूंगा और हम लोग गोरमा के डिसाइपल को उसके सामने कैसे मार सकते हैं। अब जरा सालमा की तरफ देखो, वो कितना शांत बैठा हुआ है, उसे तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एक लूजर जो जिसकी पावर लेवल इतनी लो है कि अगर हम लोग उंगली को फ्लिक करें तो वो मर जाए, तो ऐसे बंदे ने अगर इंसल्ट कर भी दी है तो फिर हम लोग ऐसे बंदे की बात को इग्नोर कर देते हैं। तो आर्योंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर जाकर बैठ जाती है। जबकि मां सियोलवी सोच रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या, ये लड़की मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी और जिसकी मैंने इंसल्ट किया वो बंदा मुझे बचा रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, साथ ही मां सियोलवी कहता है कि इस कमीनी आर्योंग के पास एक बहुत ही खास किस्म की तलवार है जिसे ऑटोमेटिक स्वर्ड कहा जाता है, जो कि उसके बाजू के अंदर से निकलती है और खुद ही वापस बाजू के अंदर चली जाती है। ये एक डिवाइन वेपन है जो कि मास्टर च्योनमा ने उसे खुद दिया है। तो मां सियोलवी कहता है कि अभी थोड़ी देर तक अभी यहाँ पर माहू अगर उसे नहीं रोकता तो मैं मर चुका होता, मेरी गर्दन काट चुकी होती। वो कमीनी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ ही माहू जो होता है उसे शांत करके बिठा देता और कहता है कि आर्योंग चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ, ये तो गोनमा का एक छोटा सा हेल्पर है, हमें यहाँ पर इससे बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये गोनमा के लिए क्या लेकर आया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ लेकर आया है। जबकि गोनमा भी इसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, बाद में मैं इस लड़के को खुद सजा दे दूंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मां सियोलवी सोच रहा था कि मुझे लगता है कि बाद में गोनमा मुझे मारना चाहता है। जबकि माहू से कहता है कि तुमने कहा कि तुम बाद में इसे सजा दोगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़के को जान से मत मारना, क्योंकि यह लड़का काफी ज्यादा अम्यूजिंग है। जिस तरह से बहादुरी के साथ इस लड़के ने मेरी इंसल्ट किया मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हारा सियोलवी जो होता है वहां पर माहू की तरफ देखकर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि गोनमा के डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल इतना बुरा नहीं है, मैंने इसकी इंसल्ट की लेकिन इसके बावजूद ये गुस्सा नहीं हुआ बल्कि आगे से मुस्कुरा रहा है और मेरी जान बचाने के बारे में सोच रहा है। इसे लगता है कि शायद मेरी टंग स्लिप हो गई या फिर बहादुरी के चक्कर में मैंने ये कह दिया, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा इंसान है। फिर साथ ही वहां पर सिस्टम ओपन होता है और उसे कहता है कि तुमने तीसरे ऑप्शन को चूज किया था, उसके नीचे +3 लिखा हुआ था, इसका मतलब यह है कि तुम्हें 3 रिवार्ड्स मिलेंगे, जिनमें से पहला रिवार्ड यह है कि तुम्हारी इनसाइट को बढ़ा दिया गया है, तुम लोगों की पर्सनालिटी टाइप को देख पाओगे, स्पेशली च्योरमा के डिसाइपल्स की। तुम्हारे सियोलवी के पास यहाँ पर माहू की विंडो ओपन होती है जहां पर उसे उसके बारे में सब कुछ उसका कच्चा छट्टा निकल कर आ जाता है कि वो कैसा इंसान है। वो एक बहुत ही खास किस्म का इंसान है जो कि बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाला है। बाहर से तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हारा शुभ चिंतक है, लेकिन अंदर से उसने एक नाइफ तुम्हारे सीने के ऊपर रखा होगा, जब उसका दिल चाहेगा वो अंदर घोंप देगा और तुम्हें मार डालेगा। यानी कि वो एक फॉक्स की तरह बहुत ज्यादा कनिंग और एक वाइपर की तरह तुम्हें किसी वक्त भी डस सकता है। तो मां सियोलवी कहता है कि अब मुझे समझ आए कि यहाँ पर इतना मीठा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। मां सियोलवी जब वहां पर माहू की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इसे देखकर वी सामा याद आ गया, क्योंकि वी सामा भी जब यहाँ पर कोई ऐसा काम करता था वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता था, यानी कि उसे पता होता था कि वो क्या करने वाला है। और मुझे लगता है कि माहू जानबूझकर यहाँ पर पूछना चाहता है सभी के सामने कि मैं क्या उठाकर लेकर आया हूँ, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर मैं क्या लेकर आया और मैंने
मैंने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया है। तो इसी के साथ ही सियोल भी कहता है कि मैं तो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ, मेरे पास यहाँ पर और क्या ही ऑप्शन है, मुझे यहाँ पर इस जियोन की बॉडी को यहाँ पर इसके सामने एक्सपोज तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही माँ सियोल भी जो होता है वहां पर जियोन की बॉडी को नीचे रखता है और कहता है कि मास्टर गोरमा, आपने कहा था कि आपके लिए स्पाई पकड़ कर लाऊं, तो मैं आपके लिए स्पाई पकड़ कर ले आया हूं। तो माहू कहता है क्या जहां पर तुम्हारे पास कोई स्पाई भी था जिसे ये पकड़ कर लेकर आया है। तो गोरमा उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, ये कौन है। तो इसी के साथ ही वो उसके चेहरे के ऊपर से बोरी को हटाता है और उसका मुंह बाहर निकालता और कहता है कि ये जियोन है जिसे तुमने मुझे लेने के लिए भेजा था, अकेडमी भेजने के लिए, ये यही स्पाई है। तो जैसे वहां पर उसके मुंह के ऊपर से वो कपड़ा हटाता है तो इसी के साथ ही दिखाता है कि सालमा भी उसकी तरफ देखता है। तो मां सियोल भी कहता है कि थोड़ी देर पहले जब मैं मरने वाला था उस बंदे ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन अब यहाँ पर जियोन के चेहरे के ऊपर से मैंने इस कपड़े को हटाया है तो वो भी रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वाकई में इसका स्पाई है और सालमा जो है ये उसी का बंदा था। तो मां सियोल भी सालमा की तरफ देखता है, उसके सैट्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं क्योंकि उसके बारे में लिखा होता है कि वो एक साइकोपैथ है जिसे सिर्फ और सिर्फ खून खराबे से मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहाँ पर खून खराबा करना ही होता है। वो किसी को भी मारने से हिचकता नहीं है, चाहे वो एल्डर हो या फिर कोई भी हो, जहां पर भी उसे कोई दिखाई देता है जो उसे पसंद नहीं आता वो उसे भी मार डालता है। मां सियोल भी कहता है कि ये क्या पागलपन है, क्या ये वाकई में एक इंसान है या फिर एक मॉन्स्टर है जिसे यहाँ पर खून खराबा करना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि अगर इसे कोई पसंद भी नहीं आएगा तब ये उसे मार डालेगा। तो माहू यहाँ पर इस सब में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। वो आर्योंग से कहता है कि आर्योंग तुम अपनी सडक्शन आर्ट को यूज करो, इसको मैनिपुलेट करो और स्पाई को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम भी देखते हैं कि यहाँ पर ये स्पाई किसकी तरफ से भेजा गया है, हमें भी तो पता चले क्या है यहाँ पर हमारे छोटे भाई के ऊपर किसने स्पाई लगाया हुआ है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा है। तो आर्योंग उसे कहते हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगी। तो हमारा माहू से कहता है क्यों तुम ऐसा क्यों नहीं करोगी, कि हमारे सामने एक स्पाई है और हम उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और तुम्हारी टेक्निक्स भी इसके ऊपर काम करेंगी ना। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मेरा मूड नहीं है। तो मां सियोल भी उसके स्टैट्स को देखता है, उसे पता चलता है कि ये जो है ये कुछ ज्यादा इमोशनल है और बहुत ज्यादा इंपल्सिव भी है और उसे गुस्सा भी जल्दी आता है और ये सैड भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है और रोने भी लग जाती है। और साथ ही ये अपनी सडक्शन आर्ट्स को यूज करते किसी को मैनिपुलेट भी कर सकती है, लेकिन अपनी मूड की मालिक है, अपनी मर्जी से सब कुछ करती है। तो गोनमा जो होता है वो सियोलवी से कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़का जिसे तुम उठाकर लेकर आए हो ये एक स्पाई है। तुम्हारा सियोलवी से कहता है तुमने मेरे लिए जो पिल्स और तलवार भिजवाई थी वो ये बंदा जो है ये मुझे वो पिल्स और तलवार नहीं दे रहा था, इसने मुझे वो दोनों चीजें नहीं दी ताकि मैं यहाँ पर जाऊं और अकेडमी में जाकर मारा जाऊं, मैं अकेडमी के टेस्ट को फेल कर दूं, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा था। तो गोरमा उसे कहता है कि क्या वाकई में, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सियोलवी से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता और मैंने यहाँ पर इससे बात की, मैंने इसे कहा कि मुझे वो पिल्स दो जो गोरमा ने तुम्हें दी है और साथ ही वो तलवार दो, तो इसने मेरे पर अटैक कर दिया और उसे मुझे मारने की कोशिश की और साथ ही मुझे यहाँ पर धमकी दी, इसने मुझे बुरी तरह से पीटा और फिर साथ ही मुझे कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर तुम टेस्ट को पास कर भी लेते हो तब भी तुम्हें मार डालूंगा, वैसे तो तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे, तुम अकेडमी में जाकर मारे जाओगे। इसी वजह से मुझे इसके पर शक हुआ और मुझे लगा कि ये एक स्पाई है तो इसे उठाकर तुम्हारे पास ले आया हूँ। सिर्फ इतना नहीं है बल्कि मास्टर गोरमा इसने यहाँ पर तुम्हारे बारे में भी यही कहा, इसने कहा कि कमजोर और कावर्डली 4 डिसाइपल जो है उसकी भी किस्मत में यही लिखा हुआ है, वो भी एक दिन यहाँ पर किसी के हाथ से मारा जाएगा। ये बात सुनते ही हमारा जो गोरमा होता है उसे एक झटका लगता है और वो इमोशनल हो जाता है कि हमारे सियोलवी के पास उसकी विंडो भी ओपन होती है और उसे पता चलता है कि ये बंदा जो है ये कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबल और कुछ ज्यादा इस तरह का इमोशनल है, यानी कि ये ऐसे कह लो कि इंट्रोवर्ट है जो कि अपने आप को यहाँ पर कमजोर समझता है। इसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है और बाकी सभी लोग इससे आगे निकल गए हैं, और जब इसे ऐसा लगता है कि कोई इसे कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है या कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाता है, तो हमारा सियोलवी कहता है कि मुझे इसकी कमजोरी मिल गई है और मैं इसकी इसी कमजोरी को यूज करके अब आगे तक बढ़ूंगा। तो यहाँ पर तो हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर हमारा सियोलवी बताएगा कि ये किसका स्पाई है तब यहाँ पर सालमा क्या करेगा। सालमा हमारे सियोलवी को मारने की कोशिश करेगा और सियोलवी कैसे बचेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर गोरमा की कमजोरी मिल जाती है कि गोरमा एक बहुत ही भावुक इंसान है, जब उसके सामने जहां पर इनसिक्योरिटी की बात की जाए तब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। तो हमारा सियोलवी उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखता है जिसकी वजह से वो लोग इस बात को मान लेते हैं कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि ये लड़का एक स्पाई था। तो इसी के साथ ही माहू से कहते तो क्या तुम्हारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है या नहीं, तो बताओ क्या तुम्हें पता है कि ये किसका स्पाई है। तुम्हारा सियोलवी वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं इस बात को साबित करने के लिए कि ये सालमा का स्पाई, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये बात कह भी नहीं सकता। और इसी के साथ ही हमारे सियोलवी को वहां पर उसका दूसरा रिवार्ड मिलता है। दूसरे रिवार्ड में से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर एक प्रूफ मिल रहा है, उसके कपड़ों के अंदर एक सबूत छुपा हुआ है, वहां पर एक पेपर है जो एक सीक्रेट लेटर है, एक सीक्रेट लेटर जो कि माँ वी आन ने उसे दिया था। सियोलवी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या यहाँ पर मुझे दूसरा रिवार्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां पर मैंने चूज किया था तीसरा ऑप्शन, तो तीसरे ऑप्शन के नीचे
3 लिखा हुआ था। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर 3 रिवार्ड दिए जाएंगे। पहला रिवार्ड मुझे दिया जा चुका है, जो दूसरा रिवार्ड है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बात से मैं बच सकता हूँ। और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये मावियान कमीना वही इंसान है जिसके पास मुझे केव के अंदर लेकर गए थे, जहां पर हबुकी ने आकर मुझे मार डाला था। इसका मतलब यह है कि तीनों यहाँ पर सालमा के लिए काम करते हैं, और अगर मावियान ने उसे कोई लेटर दिया तो इसका मतलब यह है कि इस बात से कंफर्म हो जाएगा कि ये बंदा जियोन जो है ये कम से कम एक स्पाई है। अगर यहाँ पर ये बात साबित ना भी हो कि वो सालमा का स्पाई है, चलो यहाँ पर ये तो साबित हो जाएगा कि ये स्पाई है। तो इसी के साथ सियोल भी कहता है कि इसकी ब्रेस्ट पॉकेट के अंदर चेक करो, तुम्हें यहाँ पर एक लेटर मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारा गोनमा जो होता है वो कहता है क्या वाकई में यहाँ पर इसके पास लेटर है। तो हमारा सियोल भी उसे वहां पर से लेटर निकाल कर देता है। तो जब उसे लेटर निकाल कर देखता है तो गोरमा जो होता है वहां पर उस लेटर को पढ़ता है, और उस लेटर को पढ़ने के बाद वो काफी हैरान होता है। तो माहू आगे पढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुझे भी दिखाओ जरा। और इसी के साथ ही वहां पर उसको पढ़ता है। तो हमारा गोरमा जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे। तो माहू उसे देखता है, और साथ ही आर्योंग जो होती है वो भी वहां पर उस लेटर को पढ़ती है। दोनों उस लेटर को पढ़ते हैं। तो हमारा सियोल भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पर लेटर को पढ़ा है फिर से मुझे यहाँ पर घूर कर देखना शुरू कर देता है। तब किसी के साथ ही सालमा जो होता है वो कहता है कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है, आज यहाँ पर एक स्पाई खुद अपने आप के यहाँ पर रिप्रेजेंट क्यों करेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लड़के तुम्हारी ऐसी औकात ही क्या है कि तुम्हें यहाँ पर कोई एकेडमी में टेस्ट लेने से मना कर रहा है, यानी कि तुम्हें एकेडमी में टेस्ट देने से कोई रोक रहा है। क्या तुम कोई बहुत ही बड़े तीर्थमार खान हो, या फिर तुम जियोनमा के कोई नए डिसाइपल हो जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खास और कोई स्पाई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर तो तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते तब बात अलग थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम खुद यहाँ पर एक स्पाई हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई कि तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम एक सेकंड रेट के गार्ड को इतनी आसानी से हरा सकते हो जो कि तुमसे पावर में डबल है। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं हैरान होते हैं। तो सालमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ये सारी की सारी बातें बना रहे हो, और साथ ही वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। तो मां सियोल भी कहता है कमीना कहीं का, ये अपने सारे के सारा किलिंग इंटेंट मेरी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहा है मुझे लगता है कि ये मेरे पर इल्जाम डालने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही वो कहता है कि ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है, इसका किलिंग इंटेंट इतना पावरफुल है कि मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा। और साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है उसे वहां पर उसका तीसरा रिवार्ड मिल जाता है, और तीसरा रिवार्ड जो होता है उसे वहां पर 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। उसकी की पावर को बढ़ा दिया जाता है, उसकी हेल्थ पावर को भी 1 लाख पॉइंट से बढ़ा दिया जाता है। अचानक से उसे यहाँ पर इतना ज्यादा बूस्ट मिलता है, और साथ ही यहाँ पर उसकी जितनी मार्शल आर्ट्स पॉइंट होती है वो सारी की सारी इंक्रीज कर दी जाती है। तो मां सियोल भी कहता है ये अचानक से क्या हो गया, मुझे यहाँ पर सब कुछ क्यों मिल गया। और साथ ही यहाँ पर उसको कहा जाता है कि अब तुम यहाँ पर विंड गार्ड टेक्निक को भी यूज कर सकते हो। तो मां सियोल भी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से मुझे यहाँ पर स्टेटस का बूस्ट मिल गया। और साथ ही वहां पर उसे कहा जाता है कि सालमा को तुम्हारी कमजोरी मिल गई है। तो सियोल भी यहाँ पर पहले खुश हो रहा था कि उसे यहाँ पर स्टेटस बूस्ट मिला है, साथ ही अब यहाँ पर सालमा को उसकी कमजोरी मिल गई, और सालमा के सामने तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सालमा अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो मां सियोल भी कहता है कि दांत तेरे की, मेरी तो वाट लग गई, मेरे पास लाइफ भी एक ही, और मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाऊंगा कि मैं फाइट बैक करूं, डिफेंड करूं या फिर भाग जाऊं, क्योंकि यहाँ पर बाकी के सभी ऑप्शंस को चूज करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एंड के पर यहाँ पर मुझे मरना है। सालमा जैसे पावरफुल मॉन्स्टर के सामने मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, ना ही फाइट बैक कर सकता हूं, तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर से भागने का। मां सियोल भी जो होता है वहां पर से भागने के ऑप्शन को चूज करता है। तो सालमा अपनी तलवार को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, वो एनर्जी स्लैश होती है बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे लपकती है, जबकि मां सियोल भी का सिस्टम जो होता है उसे डैश करवाता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसकी वजह से उस ट्रैक को अवॉइड कर लेता है। तो जब मां सियोल भी जो होता है उस ट्रैक को अवॉइड करता है, साथ उसकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसने सिल्वर आर्मर को पहले से पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसे डैमेज बहुत ही कम पहुंचता है। तो मां सियोल भी कहता है कि मेरी इंप्रूव एबिलिटीज की वजह से मैं यहाँ पर बच पाया हूँ, अगर यहाँ पर ये कमीना चाहे तो दोबारा अटैक करके मुझे मार सकता है। क्योंकि इसी के साथ ही सालमा जो होता है अपनी तलवार को वापस ले लेता है, और उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो है कि तुम यहाँ पर इस पावर को बैकअप कर सको, अपने आइडिया को बैकअप कर सको कि तुम यहाँ पर इस बंदे को कैसे हरा कर लेकर आए हो। फिर साथ वो ग्राउंड के ऊपर पाँव मारता है तो प्रेशर पड़ता है, और मां सियोल भी जो होता है वहीं पर घुटनों के बल गिर जाता है। तो मां सियोल भी कहता है कि ये क्या, ये कमीना एक मॉन्स्टर की तरह है, और इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि जब यहाँ पर इंसान सुप्रीम राम में पहुंच जाता है तो वो ग्राउंड के ऊपर सिर्फ पाँव भी मारे तब भी इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि अगला बंदा वहां पर अपना सर भी नहीं उठा पाता। तो इसी के साथ ही सालमा जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, साथ जब वो उसके करीब पहुंचता है तो माहू से रोक देता है और कहता है कि सालमा रुक जाओ, और साथ ही उसके सामने उस लेटर को करता है। जैसे वो उस लेटर को उसके सामने करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही सालमा जो होता है वहां पर उसकी तरफ देखता है गोनमा की तरफ, और गोनमा की तरफ देखने के बाद वो भी शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने खुद ही यहाँ पर सांप पाल रखे हैं। और साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो सालमा ने पहले यहाँ पर उस लेटर को नहीं देखा था, लेकिन अब उसने जब लेटर को देखा उसके ऊपर पढ़ा तो वहां पर से चुपचाप चला जाता है, और वो बाकी के दोनों डिसाइपल्स भी वहां से चले जाते हैं। तो मां सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और साथ ही वो नीचे देखता है जियोन की तरफ, तो जियोन मर चुका होता है, क्योंकि
क्योंकि सालमा ने जब अटैक किया था तो उसके अटैक करने का मकसद सिर्फ सियोल्वी को मारना नहीं था, बल्कि यहाँ पर सबूत मिटाना था। और उसने साथ ही वहां पर जियोन को भी अपने औरा के साथ मार डाला। तो वहां सियोल्वी कहता है कमीना कहीं का, उसने यहाँ पर जियोन को मार दिया और यहाँ पर ताकि अगर इसे इंटेरोगेट किया भी जाए तब भी यहाँ पर सालमा का नाम ना आ पाए, इसी वजह से उस कमीने ने यहाँ पर इसको मार दिया है। तो माहू जाने से पहले उसे कहकर जाता है कि लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा अम्यूजिंग सबऑर्डिनेट हो। और साथ ही वो गोनमा से कहता है गोनमा प्लीज यहाँ पर इसके ऊपर तरस खाना और यहाँ पर इससे जरा आसान मौत देना। और इसी के साथ ही माहू जो होता है वहां पर उसे बाय बोलने के बाद चला जाता है और साथ ही आर्योंग जो होती है वो भी चली जाती है। उन सभी के वहां पास चले जाने के बाद मां सियोल भी कहता है कि इन सभी को हुआ क्या है, सभी लोग मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। सालमा का रिएक्शन भी काफी ज्यादा अजीब हो गया था। पहले वो मुझे मारने पर तुला था, लेकिन उसके बाद जब उसने लेटर को देखा उसका रिएक्शन भी काफी ज्यादा अजीब हो गया है। इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेटर के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इनके रिएक्शन इतने बदल गए हैं। तो इसी के साथ ही गोनमा जो होता है उसे कहता है कि लड़के मेरे साथ आ जाओ। तो मां सियोल भी कहता है जी सर मैं आता हूँ, और उसके साथ ही वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो गोनमा उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। तो सियोल भी सोच रहा था कि ये मुझे कहां पर लेकर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सन आर्काइव लाइब्रेरी का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है वहां पर गोरमा की तरफ देखता है, गोरमा के हेल्थ स्टैट्स की तरफ देखता है कि उसकी हेल्थ जो होती है वो 9,50,000 होती है और की पावर 8,80,000 होती है, जबकि उसकी जो फाइटिंग पावर होती है वो 1,000,000 प्लस इन्फिनिटी होती है। जहां पर प्लस इन्फिनिटी का मतलब हमारे सियोल्वी को भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि ये 1,000,000 के साथ प्लस इन्फिनिटी का सिंबल है, इस बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया। और इसी के साथ ही वो लोग एक दीवार के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद मां सियोल्वी से कहता है ये तो एक डेड एंड है, सामने तो कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो गोनमा उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें इंटेरोगेट कर सकूं। और इसी के साथ ही गोनमा जो होता है वहां पर एक स्पेशल पावर को एक्टिवेट करता है। जब वो स्पेशल पावर को एक्टिवेट करता है तो कहा जाता है कि एक स्पेशल एंटिटी को तुम्हारी वीकनेस मिल गई है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मैं क्या करूं, और साथ ही वो फाइट बैक करने का ऑप्शन चूज करता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है और उसे वहां पर से सामने से ऐसे लगता है जैसे बैट्स उड़ती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। और साथ ही हमारा सियोल भी लाइट चमकती है और बेहोश हो जाता है। और जब हमारा सियोल भी बेहोश हो जाता है और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो यहाँ पर देखता है कि वो फिर से कुर्सी के ऊपर बंधा हुआ है और कुर्सी के ऊपर बंधे बंधे उसे बताया जाता है कि तुम्हारी इतनी हड्डियां टूट चुकी हैं, तुम्हारे मसल्स टूट चुके हैं, तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है, किसी ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है गोरमा इसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है और उस लेटर के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था। सारी बाजी यहाँ पर हमारे सियोल्वी के ऊपर उल्टी हो गई है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोल भी बेचारा जो होता है जब उसकी आंख खुलती है तो वो कुर्सी के ऊपर बंधा हुआ होता है और उससे विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी इतनी हड्डियां टूट चुकी हैं, तुम्हारी इतनी वेन्स रप्चर हो चुकी हैं और तुम्हारी इतनी ब्लीडिंग हो चुकी है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मेरे साथ किसने किया होगा। तो गोनमा उसके सामने खड़ा होता है, ये सब कुछ गोनमा ने उसके साथ किया होता है। तो गोनमा उसे कहते हैं तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो सियोल भी कहता है कि क्यों तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो गोनमा उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम भी कुछ बहुत ही बोल्ड लड़के हो, तुमने सब कुछ किया और उसके बाद तुम मेरे सामने यहाँ पर आ गए। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो इसी के साथ ही हमारा जो गोनमा आता है वो अपने पास से वो लेटर निकाल कर उसके सामने करता है। तो सियोल भी उस लेटर के ऊपर देखता है तो एक सीक्रेट लैंग्वेज लिखी होती है। हमारा सियोल भी कहता है कि यार क्या ये किसी किस्म की कोई सीक्रेट लैंग्वेज है, मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे सीक्रेट लैंग्वेज को पढ़ना नहीं आता। तो वो उसे कहता है कि बस भी करो, तुम्हारी एक्टिंग को बंद करो, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस लेटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि चोरमा के डिसाइपल्स सभी सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी 9 ऑफिसेज के अंदर बहुत सारी सीक्रेट लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है, लेकिन चोरमा के जितने भी डिसाइपल्स हैं उसको सभी लैंग्वेजेस आती हैं। और क्या तुम्हें पता है कि ये वाली सीक्रेट लैंग्वेज जो इस पेपर के ऊपर लिखी गई है ये कौन सी सीक्रेट लैंग्वेज है। ये नाइट स्काई पवेलियन के लोग जो कि मुझे सर्व करते हैं ये उनकी लैंग्वेज है। और इसी के साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जाकर उसके कंधे के ऊपर रखते हुए उसे कहता है और इसके ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है, ये सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ट्रेटर को मार डालो। सियोल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आज यहाँ पर उस लेटर के ऊपर ऐसा क्यों लिखा होगा कि गद्दार को मार डालो, और यहाँ पर किसने लिखा होगा गद्दार को मार डालो और किसको गद्दार कहा जा रहा है, क्योंकि ये लेटर जो है ये जियोन की जेब से निकला है और जहाँ पर लिखा हुआ है ये जिसकी अपनी पवेलियन के लोगों ने लिखा है, तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आज ये कहाँ से आया और क्यों आया और इसके ऊपर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मावियान ने ये लेटर इसकी जेब में डाला होगा, क्योंकि वो मावियान के साथ मिला हुआ है और
दोनों आपस में मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे। तो इसी के साथ ही गोनमा जो होता है उसको बाल खींचते हुए कहता है कि तुम वाकई में कमाल के एक्टर हो, इतनी मार खाने के बाद भी तुम यहाँ पर अभी भी मानने को तैयार नहीं हो। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि आप जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हें क्या मिशन दिया गया था, किसने तुम्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा है, क्या तुम यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो। सियोल्वी उसे कहता है कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। तो गोनमा इसी के साथ उसके कंधे के ऊपर हाथ मारता है, साथ ही उसकी हड्डी को डिसलोकेट करते हुए उसे बहुत ज्यादा दर्द देता है। तो मां सियोल्वी कहता है कमीना कहीं का, ये तो मुझे मार का ही रहेगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। तो गोनमा उसे कहता है कि चलो यहाँ पर वी सामा की बात करते हैं, तुम्हारे स्क्वाड्रन का क्या हुआ, वी सामा ने अकेले तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया, जबकि तुमसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, तुमने उसके जाकर क्या उसकी लाइब्रेरी के अंदर से मार्शल आर्ट्स की बुक चोरी करने की कोशिश की। तो इसके अलावा तुम्हारी पूरी की पूरी स्क्वाड्रन माउंट वार सेक्टर लीडर के हाथ से मारी जाती है, जबकि तुम अकेले वहां पर जिंदा बच जाते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बात के ऊपर किसी को भी शक हो जाएगा। ये बात हैरान करने वाली है कि तुम्हें सन आर्काइव के अंदर भेजा जाता है, जहां पर तुम उसके पास एक मैप चोरी करके मेरे पास आते हो और मेरे सामने आकर अपनी जगह बनाते हो। तुम यहाँ पर मेरे वफादार बनने की नौटंकी करते हो और मुझे लगता है कि वी सामा ने तुम्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा होगा एक स्पाई बनाकर। तुम्हारा सियोल्वी उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी की सारी गेम मेरे पर उल्टी हो गई है। कहाँ ये बात वाकई में ऐसी लग रही है कि वी सामा ने मुझे अकेले जिंदा क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर लेटर लेकर इसके पास आया और आकर मैंने इसे उसके सीक्रेट्स को बताया, मैंने उसके सीक्रेट्स को बेचा और उसके बाद मैं इसका वफादार बन गया। तो गोनमा उसे कहता है क्या बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ, तुम यहाँ पर मुझे बता क्यों नहीं रहे, तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स अकेडमी को ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा मकसद जो था वो यहाँ पर मेरे करीब आना था, एक सिपाही बनकर मेरे करीब रहना था ताकि तुम मेरे पर नजर रख सको। गोरमा उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ क्या मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा सियोल्वी जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, मैं कैसे यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। और इस वक्त सिस्टम भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये मेरी आखिरी लाइफ है, अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो फिर मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा और मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया इतना सब कुछ करने के बाद मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और साथ ही वो सोच रहा था कि जहाँ पर इस लेटर के ऊपर ये क्यों लिखा हुआ था कि गद्दार को मार डालो, और साथ ही जहाँ पर उस सालमा ने अटैक करके उस जियोन को क्यों मार डाला था। तो साथ ही मां सियोल्वी वहां पर सोच रहा था मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट तो चल रहा है, कोई तो है जिसने जानबूझकर यहाँ पर स्काई नाइट पवेलियन के लोगों की सीक्रेट लैंग्वेज में यहाँ पर ये लेटर लिखा और उसके बाद जियोन की बॉडी के अंदर डाल दिया ताकि उसे पता था कि मैं यहाँ पर उस लेटर को यूज करने वाला हूँ। तो मां सियोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके पास ही कोई गद्दार है, हो सकता है कि यहाँ पर इसकी स्काई नाइट पवेलियन के अंदर से कोई गद्दार हो जो यहाँ पर इन लोगों के साथ मिल चुका हो, या फिर कोई स्पाई जो कि इसकी स्काई नाइट पवेलियन के अंदर है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन माहू और बाकी के सभी लोग जो कि उस लेटर को पढ़ रहे थे इसी वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि यहाँ पर ये स्काई नाइट पवेलियन यानी कि इसकी अपनी लोगों का काम है और अपने लोग यहाँ पर मुझे समझ रहे थे कि मैं गद्दार हूँ और मैं यहाँ पर इसके सामने अपनी जगह बनाने के लिए जियोन को पकड़कर लेकर आया हूँ। तो मां सियोल्वी वहां पर सारी बातें हिसाब लगाने के बाद वहां पर सब कुछ सोचने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें बस यहाँ पर प्रूफ चाहिए, क्या तुम्हें सबूत चाहिए कि मैं यहाँ पर वी सामा के लिए काम नहीं करता। तो गोनमा उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मां सियोल्वी से कहता है कि मैंने यहाँ पर ये कहा कि क्या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सबूत चाहिए कि मैं किसकी साइड के ऊपर हूँ, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि मैं वी सामा की साइड के ऊपर नहीं हूँ। तो गोनमा उसे कहता है कि आप वाकई में तुम साबित कर सकते हो। तो मां सियोल्वी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इस बात को साबित कर सकता हूँ। मां सियोल्वी कहता है कि सिस्टम जब भी यहाँ पर मेरे लिए कुछ करता है तो वो मेरे लिए कुछ बुरा नहीं करता बल्कि अच्छा करता है, और मुझे वहां पर 3 ऑप्शंस मिले थे और 3 ऑप्शंस जो थे वो यही थे कि उनके साथ मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया, लेकिन उसका मतलब एक ये भी था कि मैं यहाँ पर अकेले में गोनमा से बात कर सकता हूँ, तीनों डिसाइपल्स के सामने मैं कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर अकेला और इसके साथ जो चाहे वो बात कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं इसे बात करके इसे कोई सबूत दे सकता हूँ। और साथ ही मां सियोल्वी जो होता है वहां पर अपने टूल बॉक्स को ओपन करता है और टूल बॉक्स के अंदर उसके पास वो स्पेशल एबिलिटी वाली किताब होती है, यानी कि विंड एलिमेंट वाली किताब होती है जो कि सिर्फ जोरमा के डिसाइपल्स के पास होती है। तो मां सियोल्वी जो होता है वहां पर उसको एक्टिवेट करता है और उसे अपनी जेब के अंदर रख लेता है। फिर साथ ही उसे कहता है जल्दी से मेरी ब्रेस्ट पॉकेट को चेक करो। तो गोरमा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ब्रेस्ट पॉकेट को क्यों चेक करूं, और साथ ही जब वो चेक करता है तो वहां पर से बुक निकलती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें ये बुक कहां से मिली। तो मां सियोल्वी उसे कहता है कि अब यहाँ पर ये बात साबित हो गई ना कि मैं गद्दार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारी ये बुक है, मुझे ये बुक मिली थी जियोन के पास है, जियोन ने इस बुक को चोरी कर लिया था और मैंने उसके पास से बुक को ले लिया। अगर मैं यहाँ पर एक स्पाई होता तो फिर मुझे बताओ कि मैं इस बुक को अपने पास क्यों रखता। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो गोनमा होता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो मां सियोल्वी से कहता है कि एक बात बताओ कि तुमने इस बुक को कब खो दिया था। तो ये बात सुनते ही गोरमा जो होता है वो खामोश हो जाता है, क्योंकि गोरमा ने काफी दिन पहले यहाँ पर इस बुक को खो दिया था, क्योंकि जब हमारे सियोल्वी ने इस बुक को चोरी किया था तो उस वक्त गोरमा जो था यानी कि वो उसके बाद मर के दोबारा जिंदा हुआ था, इसी वजह से उसके इंसिडेंट्स और उसका टाइम लैप जो होता है वो अलग हो जाता है। गोरमा कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि मैंने इस बुक को काफी दिन पहले ही खो दिया था, सियोल्वी के आने से पहले मैंने इस बुक को खो दिया था, यानी कि मेरे पास ये चोरी हो गई थी और मुझे लगता है कि जियोन ने इस बुक को चोरी किया था। तो वो उसे कहता है तुम इससे क्या
क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मैं इसे यही बात साबित करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि जियोन वाकई में गद्दार था। तो गोनमा उसे कहता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर जियोन के ऊपर शक करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर नाइट स्काई पवेलियन के लीडर के ऊपर भी शक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सीक्रेट लैंग्वेज में जो मैसेज भिजवाया गया था उसके ऊपर तो जो राइटिंग लिखी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ स्काई नाइट पवेलियन के लोग लिख सकते हैं। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता कि वो गद्दार है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी ये प्लान बनाया था उसने परफेक्ट प्लान बनाया था। अगर मैं यहाँ पर जियोन को पकड़ भी लेता हूँ तभी वो यहाँ पर हमें बुरी तरह से फंसा सकते हैं, जैसे कि उसने मुझे यहाँ पर फंसा दिया। उसे सब कुछ पता था, उसने सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ था, यानी कि उसने हर एक पॉसिबिलिटी को देखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पर जियोन को पकड़ लेता हूँ, अगर मैं मार्शल आर्ट्स अकेडमी में चला जाता हूँ तो वहां पर जाकर मारा जाऊंगा, बाहर निकलता हूँ तो जियोन मुझे मार डालेगा, और अगर मैं जियोन को नहीं हरा पाता तो जियोन की बॉडी के अंदर उसने एक पहले से लेटर डाल दिया था ताकि मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हारे सामने मैं गद्दार साबित हो जाऊं और तुम मुझे मार डालो, ताकि वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी साइड के ऊपर आ जाऊं। मेरे पास कुछ सीक्रेट्स हैं वीसामा के और बाकी लोगों के, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी साइड को ज्वाइन करूं, वो तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। टोल्वी से कहता है अगर मैं यहाँ पर कोई स्पाई होता या फिर गद्दार होता तो मैं इस बुक को बाकी के तीनों डिसाइपल्स के सामने रख देता, और उसके बाद तुम खुद सोच सकते हो कि वो तुम्हारी कितनी ज्यादा इंसल्ट करते। ये बुक एक बहुत ही खास बुक है जो कि चोनमा ने खुद यहाँ पर तुम चारों डिसाइपल्स को दी थी। अगर उन्हें पता चल जाता तो उसके बाद तो वो डायरेक्टली तुम्हें डिसाइपल की कुर्सी के ऊपर से भी हटा देते। तो चोनमा जो होता है, गोनमा जो होता है, उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारे सियोलवी के साथ क्या होगा। क्या गोरमा इस बात को मान लेगा कि सियोलवी एक स्पाई नहीं है? तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है जैसे तैसे वहां पर गोरमा को मना लेता है, और गोरमा जो होता है उसकी बातें सुन रहा था, यानी कि अब यहाँ पर इस बात के लिए वो मान जाता है कि सियोलवी एक गद्दार नहीं हो सकता, और वो साथ ही सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि मेरी स्काई नाइट पवेलियन के अंदर भी कोई गद्दार हो, क्योंकि यहाँ पर इस बात का पूरी तरह से अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। सालमा और बाकी के डिसाइपल्स जो है वो काफी ज्यादा हद तक आगे निकल चुके हैं और वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, और उनके गद्दार हर जगह के ऊपर फैले हुए हैं। तो इसी के साथ ही गोनमा उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा आंसर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि तुम वाकई में गद्दार नहीं हो। फिर साथ ही वो उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई और बात करना चाहता हूँ जिस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने माहू की इंसल्ट क्यों की? जब तुम यहाँ पर जोविन पैलेस में आए तो तुम्हें पता भी चल गया कि माहू जो है वो सेकंड डिसाइपल है, फिर भी तुमने उसे यहाँ पर क्या कहा? तो मां सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया है। वहां पर जाने के बाद मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को उसके सामने एक्सप्रेस किया, क्योंकि वो कमीना यहाँ पर एक सांप की तरह बहुत ज्यादा कनिंग है। वो एक बहुत ही कमीना इंसान है जो कि हर वक्त प्लान्स बनाता रहता है, लेकिन हमेशा अपनी बातों से तुम्हें हर्ट करता है। इसी वजह से मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए वहां पर उसके सामने ऐसी बात की थी ताकि वो भी हर्ट हो जाए। मैं तुम्हारी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ सकता हूं कि तुम्हारे ऊपर 3 डिसाइपल्स और वो तीनों ही तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि कब तुम यहाँ पर इस गेम से बाहर हो जाओ। लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर चोरमा बनना है, तुम्हें भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना है। इसी वजह से तुम्हारे गुस्से को वहां पर मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो गोरमा जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर लाइन क्रॉस की, वो तुम्हें जान से मार सकते थे? तुम्हारा सियोल भी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर जानता हूँ कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की, लेकिन अगर वो सही चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया तुम्हारी वजह से किया। तो गोरमा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे ये जवाब भी काफी ज्यादा पसंद आया, लड़के तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। और इसी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हारे सारे के सारे सवालों के जवाब ठीक थे, अब मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम एक गद्दार नहीं हो। और इसी के साथ ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद से तुम यहाँ पर मेरे बहुत ही खास इंसान बनने वाले हो, इसलिए अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हमारे सियोलवी की आंखें बंद होती जाती है और सियोलवी जो होता है वहीं पर सो जाता है। और जब हमारा सियोलवी अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बिस्तर के ऊपर लेटा होता है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि ये क्या, मैं इस बिस्तर के ऊपर कहां से आ गया? और जैसे ही उठकर बैठता है वो कहता है ये कौन सी जगह है, कौन सा रूम है? और साथ ही वहां पर विंडो से बताती है कि तुमने यहाँ पर कोई बहुत ही खास जड़ी बूटियां जो है वो खाई है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी लेवल पहले से बेहतर हो चुकी है, तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ चुका है। और इसी के साथ ही सियोलवी के जो हेल्थ लेवल होती है 1,10,000 पॉइंट पर पहुंच चुकी है, और साथ ही उसकी की का लेवल जो है वो 1,10,000 पॉइंट्स पर, और फाइटिंग पावर जो है वो 40,000 तक पहुंच चुकी है। तुम्हारा सियोलवी कहता है मुझे लगता है कि गोनमा ने मुझे यहाँ पर स्पेशल पिल्स दिए जिसकी वजह से मेरी फाइटिंग पावर और मेरी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसका मतलब यह है कि मैं सर्वाइव कर चुका हूँ। ठीक है, साथ ही सियोलवी जो होता है वहां पर साइड के पड़े हुए शीशे की तरफ देखता है, तो शीशे के अंदर से वहां पर अभी भी अपने सर के ऊपर एक कॉइन दिखाई देता है। तो वो कहता है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, कल मैं बहुत ही मुश्किल से बचा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकल पाया हूँ। अगर अगली बार यहाँ पर
ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ और लोगों को मारकर उनकी लाइव्स को कलेक्ट करना होगा ताकि मेरे पास यहाँ पर ज्यादा चांसेस हो और मैं दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकूं। फिर साथ ही वो कहता है कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया, क्या मैं यहाँ पर गोनमा का फुट सोल्जर बन चुका हूँ। और साथ ही वो अपनी मार्शल आर्ट्स की लिस्ट को चेक करता है तो उसकी मार्शल आर्ट्स वाकई में उसके पास सारी की सारी मार्शल आर्ट्स मौजूद होती हैं और सारी जो होती हैं बेसिक लेवल पर अपडेट हो चुकी होती है, यानी इंटरमीडिएट लेवल पर अपडेट हो चुकी होती है, पहले से ज्यादा अपग्रेड हो गई हैं। तो यहीं पर उसे एक ऑप्शन दिया गया था लास्ट टाइम जब यहाँ पर मावियान उसे टॉर्चर कर रहा था, उसे वहां पर इनसाइड पॉइंट्स मिले थे। इनसाइड पॉइंट्स का मतलब था कि वो यहाँ पर किसी भी एक मार्शल आर्ट को अपग्रेड कर सकता है और वो परमानेंट होगी। तो मां सियोल भी जो होता है वहां पर लिस्ट को ओपन करता है, सोच रहा होता है कि मैं कौन सी मार्शल आर्ट्स को यहाँ पर अपग्रेड करूँ, वो भी परमानेंट के लिए। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर सोही स्कूल को अपग्रेड करूंगा। जब उसे अपग्रेड करता है तो वो सोसू स्कूल में चेंज हो जाती है, यानी कि अब उसे यहाँ पर सोसू स्कूल की मार्शल आर्ट्स भी आ चुकी हैं, यानी कि वो सारी की सारी उसे याद हो गई है। तो मां सियोल भी कहता है ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, पहले मैं सिर्फ सोहो स्कूल की मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करता था, मैं यहाँ पर सोसू स्कूल जो कि आइस वा में स्पेशलिस्ट है, यानी कि वो आइस की पावर्स को यूज कर सकते हैं। वो अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों के ऊपर आइस की एक लेयर चढ़ जाती है। तो वो कहता है कि ये लेयर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मैं बेयर हैंड्स के साथ भी तलवारों के अटैक्स को ब्लॉक कर सकता हूँ। अगर मैंने इसे हाई लेवल तक मास्टर कर लिया तो फिर मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर इस आइस की लेयर के साथ कवर हो जाएगी जो कि एक नेचुरल प्रोटेक्शन शील्ड देगी। मुझे लगता है कि ये वाली टेक्निक जो है ये 4 एलिमेंटल टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है। चोरमा की 4 डिसाइपल्स के पास जो 4 एलिमेंटल टेक्निक है ये उससे ज्यादा बेहतर है अगर हमने इसे यहाँ पर हायर लेवल तक मास्टर कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुझे नहीं लगता कि चोरमा के डिसाइपल्स में से कोई एक डिसाइपल भी उन 4 एलिमेंटल टेक्निक्स को यूज करके इस दुनिया में अपना नाम कर पाया है। लेकिन ये वाली टेक्निक उससे बहुत ज्यादा अलग है। सोसू टेक्निक जो स्पेशल टेक्निक है, आज से 20 साल पहले की बात है कि एक लड़की हुआ करती थी, एक लड़की जिसका नाम मिरियो चियोन हुआ करता था। मिरियो चियोन जो थी वो आईसी टेक्निक्स को यूज करती थी, उसके पास बहुत सारी जिन एनर्जी थी और उसने सोसो स्कूल की टेक्निक को बनाया था और इसी सोसो टेक्निक के साथ उसने यहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स और एल्डर्स को हरा दिया था, जिसकी वजह से 20 साल के बाद आज भी यहाँ पर लोग उसका नाम याद करते हैं और वो एक महान एल्डर बन चुकी है। तो मां सियोल भी वहीं पर से बाहर गार्डन में आ जाता है और वहां पर आकर कहता है कि चलो यहाँ पर सोसो स्कूल की इस टेक्निक को अप्लाई करके चेक करते हैं। और मां सियोल भी जो होता है अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए ग्राउंड के ऊपर एक पंच मारता है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो बहुत सारी आइस निकलती है, वहां पर बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वहां पर वो एक बड़ा धमाका होता है। तो मां सियोल भी कहता है कि तो बहुत ही कमाल की टेक्निक है, सोसो स्कूल की टेक्निक बहुत ज्यादा मजेदार है, इस टेक्निक के साथ तो मैं किसी भी ओपोनेंट को सरप्राइज कर सकता हूं। लेकिन साथ ही गोनमा पीछे से निकल कर आ जाता है। गोनमा वहां पर आने के बाद से कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर सोसो स्कूल की टेक्निक को यूज किया, क्या तुम मिरियो चियोन के डिसाइपल हो। तो मां सियोल भी कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैंने यहाँ पर सोसो स्कूल की टेक्निक को सीखने के बाद एक्साइटमेंट में आकर यहाँ पर अटैक करके चेक किया कि क्या ये ठीक तरह से काम कर रही है, लेकिन मैं गोनमा के बारे में तो भूल ही गया था। तो सियोल भी कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसे क्या कहूँ, क्या इसे झूठ बोल दूं। गोनमा जो होता है वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, यानी कि वो इस बात से गुस्सा नहीं होता, निराश नहीं होता, बल्कि खुश हो रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर यही तो मैं सोच रहा था कि तुमने जियोन को हराया कैसे जबकि तुम्हारी फाइटिंग पावर इतनी ज्यादा कम है। असल में तुमने यहाँ पर मिरियो चियोन से क्लासेस लिए जिसकी वजह से तुम्हारी पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। तो मां सियोल भी कहता है ये तो खुश हो रहा है तो फिर मुझे यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। मिरियो चियोन का डिसाइपल उसके साथ मिल चुका है, यहाँ पर उसकी पावर लेवल बढ़ेंगी। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर मिरियो चियोन से मैंने कुछ क्लासेस ली थी, मैंने उसके पास ये टेक्निक सीखी थी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बस एक्साइटमेंट में आकर ट्रेनिंग कर रहा था, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मिरियो चियोन की टेक्निक्स को सीक्रेट रखना चाहते थे, क्योंकि वैसे ये एक लड़कियों वाली टेक्निक है और तुमने यहाँ पर एक लड़की से इस टेक्निक को सीखा है, इसी वजह से तुम शायद मेरे सामने इसको शो नहीं करवाना चाह रहे थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि मास्टर चियोन इस वक्त कहाँ पर है, क्या वो अभी भी आइसोलेशन में ट्रेनिंग कर रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिमोनिक कल्ट के अंदर तो किसी को पता भी नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि हाँ आज से 10 साल पहले उन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाई थी और उसके बाद से वो कहीं पर गायब हो गई है, मुझे खुद भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर होंगी। फिर साथ ही मां सियोल भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर उनको ढूंढना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर साथ ही गोनमा उसे कहता है कि हाँ वो काफी ज्यादा फेमस भी थी अपनी स्पेशल टेक्निक्स की वजह से, इस बात को समझ सकता हूँ कि वो अकेले में कहीं पर बैठ के कल्टीवेट कर रही होगी। और इसी के साथ ही मां सियोल भी कहता है चलो शुक्र है कि मैं बच गया। और इसी के साथ ही गोनमा उसे कहता है मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है, नाइट स्काई पवेलियन का मास्टर जो है वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि वो स्पाई नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी इस सेक्टर के अंदर यानी कि मेरे साथियों में से कोई ऐसा है जो कि सब में इन्वॉल्व है, जो कि ये सब कुछ बिल्डअप कर रहा था, उसने यहाँ पर ये सारी की सारी साजिश रची थी। इसके साथ ही हमारा गोनमा जो होता है वो उसे कहता है कि मैं आज से तुम्हें यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट का मेंबर बनाना चाहता हूँ। तो मां सियोल भी कहता है क्या वाकई में। तो सिल्वर स्पिरिट यूनिट जो है वो एक बहुत ही खास किस्म की सिल्वर स्पिरिट यूनिट है जो कि इसके लिए ट्रैकिंग का काम करती है, कवर अप मिशंस को क्लियर करती है और साथ ही यहाँ पर टारगेट्स को एलिमिनेट करने का काम भी करती है। यानी कि वो सभी लोग बहुत ही स्पेशलाइज्ड मास्टर्स होते हैं जिन्हें यहाँ पर अपनी स्पेशलिटीज को यूज करते हुए अब उसके खास मिशंस को पूरा करना आता है जो कि गोनमा उन्हें देता है। तो मां सियोल भी उसके सामने सर चुका
दिखा देता है और कहता है कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो जैसे हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर उसके मिशन को एक्सेप्ट करता है, इसी के साथ उसका मिशन पूरा हो जाता है, क्योंकि हमारे सियोलवी ने वहां पर उस 3 चॉइसेस में से एक को चॉइस किया था जिसमें उसे फुट सोल्जर बनना था गोनमा का। और जबकि वो उसका फुट सोल्जर बन चुका है, गोनमा ने खुद इस बात की पुष्टि किया है, तो विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और रिवॉर्ड्स में उसकी की जो होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, हेल्थ बढ़ जाती है और साथ उसे यहाँ पर 3 नई लाइफ्स मिल जाती हैं, यानी कि उसके पास अब यहाँ पर 4 कॉइन्स हो चुके हैं। तुम्हारा सियोलवी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और साथ उसे वहां पर एक नया ऑप्शन मिलता है जो कि फाइटिंग स्टाइल में सिमुलेशन का ऑप्शन होता है। पहले उसके पास 2 ऑप्शन थे, टर्न बेस्ड फाइटिंग और एआई फाइटिंग। अब यहाँ पर उसके पास तीसरा सिमुलेशन का ऑप्शन भी आ जाता है। सिमुलेशन कैसे काम करता है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सिमुलेशन कैसे काम करेगी। यहाँ पर हमारी एपिसोड 44 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या नाइट स्काई पवेलियन को ज्वाइन कर लेना इतना ज्यादा आसान होने वाला है, क्या इसके लिए कोई टेस्ट भी होगा। हाँ, इसके लिए टेस्ट होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूं। तो फाइनली हमारे सियोलवी के अच्छे दिन आ चुके हैं, क्योंकि अब से हमारा सियोलवी जो है वो मरेगा कम और मारेगा ज्यादा, क्योंकि उसने यहाँ पर मिशन को पास कर लिया और वो गोनमा का फुट सोल्जर बन चुका है, जिसकी वजह से उसके स्टैट्स जो है वो कुछ ज्यादा हायर हो चुके हैं, यानी कि वो 1 लाख पॉइंट से तो ऊपर जा ही चुका है और जब वो ट्रेनिंग करेगा तो 1 लाख पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। और उसे एक नया कॉम्बिनेशन सिस्टम मिला है, यानी एक नया फाइटिंग सिस्टम मिला है जिसके अंदर जिसे वो सिमुलेशन सिस्टम कहते हैं। सिमुलेशन सिस्टम कैसे काम करता है वो आगे जाकर में पता चलेगा जब वो प्रैक्टिकल करेगा, लेकिन साथ ही सिमुलेशन मोड जो वो काफी ज्यादा कमाल का भी है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर अपनी सारे स्टैट्स को देखता है कि उसके सारे स्टैट्स जो होते हैं अपग्रेड हो चुके हैं, सभी के सभी स्टैट्स जो होते हैं अपग्रेड होने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। लेकिन साथ ही वहां पर हमारे सियोलवी के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि अगर तुम अभी भी यहाँ पर इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम पास में उसी जगह के ऊपर दोबारा से सेव पॉइंट से शुरू कर सकते हो, जहां पर तुम गोनमा के 3 दिए गए ऑप्शन में से किसी और ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तुम्हारा सियोलवी कहता है नहीं, मुझे लगता है कि इतना काफी है। और इसी के साथ ही गोनमा भी उसे कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं, मेरे वापस आने तक यहीं पर रहना। तुम्हारा सियोलवी कहता है जी मास्टर मैं यहीं पर रुकूंगा। और इसी के साथ ही गोनमा वहां पर चला जाता है, जबकि हमारा सियोलवी सोच रहा था कि मैं इतनी मुश्किल से इस जगह तक पहुंचा हूं, इस लेवल तक पहुंचा हूं जहां पर अब मैं यहाँ पर उस पावर स्ट्रगल से बाहर निकल आया। अब मैं यहाँ पर गोनमा का फुट सोल्जर बन चुका हूं, जिसकी वजह से अब मेरे पास एक स्टेटस है। अब यहाँ पर सभी लोग यानी कि मुझसे लोअर लेवल के लोग जो है वो यहाँ पर कम से कम मेरे साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आएंगे। सियोलवी कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इस हेल हॉल से निकलना चाहता हूँ, अगर मैं इस जगह से भागकर जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे टॉप तक पहुंचना होगा, क्योंकि यहाँ पर वही असूल है जंगल का कानून, जो स्ट्रॉन्गर है वो तुम्हें दबा कर रखेगा और तुम कभी यहाँ पर से निकल नहीं सकते। तो मां सियोलवी जो होता है वहां पर बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वहीं पर बैठे बैठे वो अपनी स्पेशल सोसु स्कूल की स्पेशल टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था है। जब किसी के साथ ही गोनमा वापस आ जाता है तो वो नीचे उतरता है और उसे कहता है कि मास्टर आप वापस आ गए, मैं बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपनी की को रेप्लेनिश करने की कोशिश कर रहा था अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ। तो गोनमा उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर देखो किसे लेकर आया हूँ। तो वो कहता है हाँ मास्टर किसे लेकर आए हैं। तो वो उसे कहता है कि ये मेरे साथ जो बंदा है ये एक बहुत ही खास इंसान है, इसका नाम ह्युकगु है और ये एक सुप्रीम राम का मास्टर है। और सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम राम का मास्टर नहीं बल्कि ये हमारी सिल्वर स्पिरिट यूनिट का कमांडर भी है। और उसके स्टैट्स जो होते हैं, उसकी हेल्थ इस वक्त 4 मिलियन पॉइंट पर होती है, की 2.7 मिलियन पॉइंट पर होती है और उसकी जो फाइटिंग पावर होती है वो 9.8 मिलियन पॉइंट पर होती है, यानी कि वाकई में एक बहुत ही पावरफुल फिगर होता है। तो मां सियोलवी कहता है कि मैं तो इस बंदे की पावर लेवल के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी पावर लेवल तो सिर्फ 1 लाख है जबकि ये मिलियंस में जा रहा है। तो मां सियोलवी कहता है कि मास्टर ये बंदा यहाँ पर क्यों आया है, आप इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हैं। तो इसी के साथ ही गोनमा उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जो सिल्वर स्पिरिट कंपनी है उसका हेड बना लूंगा, यानी कैप्टन बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक टेस्ट को पास करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस को दिखाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर ह्युकगु से फाइट करते हो और इसे दिखाते हो, इसके सामने अपने आप को साबित करते हो, तभी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे स्किल्स के बेसिस के ऊपर ही तुम्हें यहाँ पर जॉब दी जाएगी, तुम्हें कैप्टन बनाया जाएगा, फुट सोल्जर बनाया जाएगा या फिर तुम्हें यहाँ पर एक आर्म सोल्जर बनाया जाएगा। सियोलवी कहता है कि मुझे किस किस्म का टेस्ट देना होगा। तो गोनमा उसे कहता है कि ये बंदा देख रहे हो, तुम्हें इस बंदे से फाइट करनी है, तुम्हें ह्युकगु से फाइट करनी है। तो इसी के साथ ही सियोलवी के पास वहां पर विंडो ओपन होती है और उसे 4 ऑप्शन दिए जा रहे होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि अगर तुम ह्युकगु को हरा देते हो तो तुम यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट के सीधा साधा कमांडर बन जाओगे, यानी इसे हराने के बाद इसकी पोजीशन ले लोगे। दूसरा ऑप्शन होता है अगर तुम यहाँ पर इसे रिस्पेक्ट इसकी अर्न कर लेते हो, यानी कि वो तुम्हारी इज्जत करे फाइटिंग से, तो फिर तुम यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट के कंपनी के कैप्टन बन जाओगे, यानी कि ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस जो होते हैं वहां पर सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे डिसअपॉइंट कर दूंगा तो फिर वो यहाँ पर बस एक काम सा सोल्जर बन जाएगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मां सियोलवी कहता तो मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे सरप्राइज करने के लिए। तो इसी के साथ ही वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है। तो मां सियोलवी जो होता है वहां पर फाइटिंग के लिए बिल्कुल रेडी होता है। दूसरी तरफ से ह्युकगु
ह्यूक्यू जो होता है वो बिल्कुल वहां पर शांत खड़ा होता है, यानी कि उसे यहाँ पर कोई भी स्ट्रेच स्ट्रुच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सियोलवी एक बहुत ही कमजोर सा लड़का है। तो वहां सियोलवी कहता है कि मुझे लगता है कि उसे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरे जैसा एक कमजोर चूजा उसके सामने खड़ा है। तो सियोलवी अपनी शैडो स्लाइसिंग स्वॉर्ड को निकालता है, तो वो उसे इशारा करता है और कहता है कि आ जाओ। तो सियोलवी कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी कॉम्बैट स्टाइल टर्न बेस्ड फाइटिंग को चूज करूंगा। टर्न बेस्ड फाइटिंग को चूज करने के बाद इसी के साथ विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर ह्यूक्यू की एक बहुत ही खास कमजोरी मिल गई है, तो तुम कैसे अटैक करना चाहोगे। तो वहां सियोलवी कहता है कि ये कमजोरी मुझे इसलिए मिली है क्योंकि वो मेरे सामने पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, उसे पता है कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसी वजह से वो चुपचाप वहां पर मुझे ओपनिंग्स दे रहा है, इसी वजह से विंडोज मुझे ये कह रही हैं। तो वहां सियोलवी जो होता है सोसो मास्टर स्कूल को चूज करता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं इसके ऊपर सरप्राइज अटैक करूंगा। अगर मैं आइस के साथ अटैक करता हूं तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी मैं इस बंदे को हरा तो नहीं सकता, मैं बस यहाँ पर कोशिश करूंगा उसे सरप्राइज कर सकूं। अगर मैंने उसे सरप्राइज कर दिया या फिर उसकी रिस्पेक्ट हासिल कर ली तो मुझे यहाँ पर एक खास स्टेटस मिल जाएगा। तो सियोलवी वहां पर सोसो स्कूल की मार्शल आर्ट्स को चूज करते ऊपर की तरफ जंप करता है, फिर साथ ही वहां पर ह्यूक्यू के ऊपर अटैक करता है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अंदर से आइस निकालता है और वो आइस जो होती है आइस क्रिस्टल्स के साथ जब वहां पर ब्लास्ट करता है तो इसी के साथ ही वहां सियोलवी पहुंचता खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जहां पर कर दिखाया है, मैंने जहां पर ह्यूक्यू को जख्मी कर दिया होगा, या क्या मैंने जहां पर उसे हरा दिया। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि ह्यूक्यू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और ह्यूक्यू जहां पर खड़ा होता है वहीं पर से वो सारी की सारी आइस जो होती है उस जगह पर ब्लॉक हो जाती है। और वहां सियोलवी नीचे उतरने के बाद काफी हैरान होता है, कहता है ये क्या, ये मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी और इसने मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को भी यहाँ पर कचरे की तरह ट्रीट किया है। तो सियोलवी को फिर से विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर गू की वीकनेस मिल गई है। तो वो कहता है कि फिर से यहाँ पर वीकनेस मिल गई है। तो मास्टर सियोलवी इस बार यहाँ पर एनिमी को अप्रोच करता है, यानी बड़ी तेजी के साथ गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है। पीछे पहुंचने के बाद जैसे अपनी तलवार के साथ उसको स्टैब करता है तो इसी के साथ ही मास्टर गू जो होता है वहीं पर अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए उसकी तलवार को 2 उंगलियों के साथ ही पकड़ लेता है। उसकी तलवार को पकड़ने के बाद से कहता है कि यहाँ पर इधर उधर फुदकना बंद करो, अगर यहाँ पर तुम्हारे पास कोई स्पेशल अटैक है तो वो दिखाओ, क्योंकि तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो। और साथ ही वो उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है जिसकी वजह से सियोलवी उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो ह्यूक्यू कहता है कि मुझे यहाँ पर पता चला था कि तुम एक स्ट्रॉन्गर इंसान हो जिसने यहाँ पर मिरियो चियोन की स्पेशल टेक्निक सीखी है, यानी उससे क्लासेस ली हैं। तुम यहाँ पर मिरियो चियोन का नाम खराब कर रहे हो इस वीक टेक्निक को यूज करके इतने लो लेवल के साथ। और साथ ही वो उसे कहता है गोनमा क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस बंदे को अपनी स्क्वाड्रन के अंदर शामिल करना चाहिए, मुझे तो इसके अंदर कोई टैलेंट दिखाई नहीं देता और मुझे नहीं लगता कि ये सिल्वर स्पिरिट यूनिट के लिए लायक है। तो इसी के साथ ही मां सियोलवी से कहता है अभी नहीं, अभी मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और साथ ही मां सियोलवी जो होता है एआई फाइटिंग स्टाइल को चूज कर लेता है। जब वो एआई फाइटिंग स्टाइल को चूज करता है तो इसी के साथ ही एआई का एटीट्यूड जो होता है मां सियोलवी से काफी ज्यादा अलग होता है। तो इस बात से मास्टर गू भी काफी हैरान होता है, कहता है कि इसका एटीट्यूड थोड़ी देर में यहाँ पर चेंज हो गया, यानी अब ये काफी ज्यादा अलग इंसान लग रहा है। मुझे यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई है कि ये काफी अच्छा फाइटर है, मैं तो बस यहाँ पर इसे गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा था कि ये अपना सबसे बेस्ट दे। चलो देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर वाकई में कोई हिडन पोटेंशियल है। अभी यहाँ पर इसने अपने एटीट्यूड को चेंज किया हो सकता है कि यहाँ पर अपनी छुपी हुई पावर को एक्टिवेट करे। तो इसी के साथ ही एआई जो होता है वो तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचता है वहीं पर से अपनी सोसो स्कूल की स्पेशल टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो यंग मास्टर गू जो होता है उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको ब्लॉक करता है इसी के साथ ही सियोलवी जो होता है यानी एआई जो होता है वहीं पर से अपनी सोहाई स्कूल की स्वॉर्डशिप टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और वहां पर आइस के साथ स्वॉर्डशिप टेक्निक को मर्ज करता है तो एक धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ मास्टर गू जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जितनी देर में वहां पर वो अटैक को फेंड कर रहा था इतनी देर में एआई ने अपने दूसरे अटैक को रेडी कर लिया होता है। अब वो यहाँ पर फायर बेस अटैक करता है, जब वो अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ स्टैब करता है तो वो अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। लेकिन ह्यूक्यू जो होता है वहां पर उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, अपनी तलवार निकालकर उसे पीछे की तरफ फेंड करता है। तो फाइनली उसे अपनी तलवार निकालनी पड़ती है, जबकि हमारा सियोलवी सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर एआई जो है इसके सामने टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने टिक पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे यहाँ पर एआई को यूज कर लूं लेकिन ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इतने पावरफुल ओपोनेंट के सामने एआई भी कुछ नहीं कर सकता। जब किसी के साथ ही एआई जो होता है वो भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात करता है, वो हमारे सियोलवी की तरफ देखकर उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, तुमने यहाँ पर इस पावरफुल बंदे के सामने मुझे लाकर खड़ा कर दिया, क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं इस फाइट को तुम्हें जितवा सकता हूँ। सियोलवी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या एआई उससे बात कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सियोलवी की किस्मत में क्या लिखा है, कि वो यहाँ पर कैसा सोल्जर बनेगा और ह्यूक्यू को क्या हरा पाएगा या नहीं।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा एआई जो होता है वो हमारे सोल्वी से कहता है बेवकूफ कहीं के, या तुम्हें वाकई में ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर इससे फाइट को तुम्हें जितवा सकता हूँ। तो वहाँ सोल्वी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या यहाँ पर मुझसे बात कैसे कर सकता है। तो सोल्वी से कहता है कि तुम एक डरपोक हो जो यहाँ पर इस फाइटिंग को छोड़कर खुद भागकर ऊपर चले गए और मुझे यहाँ पर इससे फाइट करने के लिए छोड़ दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद यहाँ पर अपने बारे में नहीं पता कि तुम किससे फाइट कर सकते हो और किससे पीछे हटना है। यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पर किससे फाइट कर सकते हो और तुम्हारे अंदर यहाँ पर जीतने की कोई ख्वाहिश ही नहीं बची, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सिस्टम मिल गया जिसकी वजह से अब तुम सिस्टम के ऊपर ही इंहिसार करने लगे हो। अगर तुम सिस्टम के ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे तो फिर तुम खुद कभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाओगे। तुम्हारा सियोल्वी उसकी बातें सुनने के बाद शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि वो सही बातें कर रहा था। सियोल्वी को जब से सिस्टम मिला है वो अपने सिस्टम के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा कर रहा है, निर्भर हो गया है। यानी कि वो बार बार सिस्टम को यूज करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो ह्यूगो जो होता है वहां पर उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर गिव अप कर दिया, लेकिन क्या फिर तुम अभी फाइट करना चाहते हो। तो इसी के साथ एआई जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा नहीं सकता और इस इमेच्योर बॉडी के साथ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता क्योंकि ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ ही मार्सियोल भी कहता है कि ये क्या कह रहा है और साथ ही वहां पर दिखाता है कि एआई जो होता है अपने प्रेशर पॉइंट्स को सील करना शुरू कर देता है। जब वो अपने प्रेशर पॉइंट्स को सील करता है तो उसका मतलब है कि वो यहाँ पर एक डेडली मूव को यूज करने वाला है जिसमें उसकी बॉडी जो है फिजिकल बॉडी एक्टिवेट होगी। तो मार्सियोल भी चलाकर कहता है बेवकूफ कहेंगे ये मत करो, ऐसा मत करो, ये तो ब्लड डेथ टेक्निक है, एक डिमोनिक टेक्निक जिसमें यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी कि तुम यहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर सको, लेकिन तुम यहाँ पर एंड के ऊपर मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दोगे। लेकिन एआई जो होता है उसे कहता है नहीं, तुमने यहाँ पर मुझे इस फाइट में झोंका है तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये फाइट जितवा कर दूंगा। और उसकी बॉडी के अंदर से पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। जबकि सियोल्वी के पास ऑप्शन होता है और उसे कहा जाता है क्या तुम यहाँ पर एआई से फाइट करवाना चाहते हो या फिर तुम खुद फाइट करना चाहते हो। तो मां सियोल्वी जो होता है वहां पर कहता है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को रोकना चाहता हूँ। सियोल्वी खुद अपनी बॉडी के अंदर वापस आ जाता है और कहता है ये पागल कहीं का सोच क्या रहा था, मुझे लगता है कि एआई कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो खुद अपनी सोच रखता है और खुद यहाँ पर कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ह्यूगो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, मैं यही देखना चाहता था कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। जब मैंने देखा कि तुमने यहाँ पर ब्लड डेथ टेक्निक को यूज किया, इसका मतलब यह है कि तुम जीतने के लिए कुछ भी करोगे। क्योंकि मां सियोल्वी से कहता है कि हम लोग एक बार और फाइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही ह्यूगो से कहता है नहीं, अब यहाँ पर फाइट करने की जरूरत ही क्या है, मैंने देख लिया कि तुम कितने कैपेबल हो और मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि तुम्हें यहाँ पर कौन सी पोजीशन देनी है। तुम्हारा सियोल्वी उसके सामने सर झुकाता और कहता है प्लीज सर यहाँ पर एक और बार मुझसे फाइट करें। तो वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, इतना काफी है। जबकि गोरमा कहता है कि ठीक है मैं इस बात की इजाजत देता हूँ, इस लड़के को एक और मौका दो, देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके पास कोई खास टेक्निक होगी जो वो यूज करना चाहता है। तो ह्यूगो से कहता है जी सर अब आप कहते हैं तो फिर ठीक है मैं इसे एक और मौका देता हूँ। तुम्हारा सियोल्वी अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट देने वाला हूँ। और साथ ही वो सोच रहा है कि इस वक्त ह्यूगो को हराना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से सरप्राइज कर पाया तो फिर मुझे यहाँ पर कैप्टन की पोजीशन मिल जाएगी जो सबसे बेस्ट है। मां सियोल्वी जो होता है सिमुलेशन मोड को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि सिमुलेशन मोड जो कि अभी भी यहाँ पर उसे नया मोड मिला था, जब वो उसको एक्टिवेट करता है तो सिमुलेशन मोड के अंदर उसे वहां पर बताया जाता है कि अब यहाँ पर हम लोग सारी की सारी टेक्निक्स और सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को गैदर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड के पर थैनोस को मारने के लिए पॉसिबिलिटीज को गैदर किया था, उनको कैलकुलेट किया था कि किस मूव में हम उसे हरा पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर उसके पास सारी की सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। सियोल्वी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि 35 बेसिक टेक्निक, 14 फुट टेक्निक और 5 हैंड टेक्निक को यूज करने के बाद सिर्फ एक टेक्निक काम कर पाएगी। तो सियोल्वी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो लेकिन ये सिमुलेशन मोड काम कैसे करेगा। सियोल्वी से कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही बार दिखाया जाएगा, इसलिए गौर से देखना। और इसी के साथ ही वहां पर वीडियो स्टार्ट होती है जिसमें यहाँ पर बहुत सारे शैडो क्लोन्स निकल आते हैं। हमारे सियोल्वी के पास शैडो क्लोन्स निकलते हैं और दूसरी तरफ ह्यूगो का शैडो क्लोन भी निकल आता है। तो सियोल्वी कहता है कि अच्छा तो सिमुलेशन मोड ये है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ करके दिखाया जाएगा और मुझे यहाँ पर उसी मूव को कॉपी करना होगा। ऐसी वहां पर सिमुलेशन स्टार्ट होती है तो हमारे सियोल्वी के जितने क्लोन्स होते हैं वो सारे के सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हर एक पॉसिबल तरीके के साथ वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यानी कि 35 टेक्निक जो भी जितने भी नंबर्स थे उस नंबर्स के हिसाब से उतने ही क्लोन निकलते हैं और उतनी ही अटैक करते हैं, लेकिन हर एक अटैक को ब्लॉक कर लिया जाता है। ह्यूगो जो होता है हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो हमारा सियोल्वी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ह्यूगो तो एक मॉन्स्टर की तरह वो हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेगा, हर एक पॉसिबल तरीके के साथ अटैक करके देख लिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसके ऊपर कोई स्क्रैच भी डाला जा सकता है। लेकिन यहीं पर देखते देखते हमारा सियोल्वी देखता है कि उसकी कमर के ऊपर यानी कि उसके पेट के ऊपर वहां पर एक कट लगता है, क्योंकि वहां पर एक शैडो जो होता है नीचे से झुककर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर कट लगा देता है। सियोल्वी कहता है ये तो काम कर रहा है और इसी के साथ उसकी पूरी डिटेल्स हमारे सियोल्वी के पास आ जाती है कि तुम्हें क्या क्या करना है, कि कैसे तुम वहां तक पहुंचोगे और कैसे जाकर अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर कट लगाओगे। फिर साथ ही सिस्टम उसे कहता
कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और हमारा सियोल भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे सिस्टम उसे कहता है वैसे वैसे वो वहां पर सिमुलेशन को परफॉर्म करता है, क्योंकि मूव्स तो उसके पास पहली वहां पर काफी हो चुके हैं और उसे पता है कि इतनी फाइट्स के बाद सिर्फ एक जो क्लोन था वो यहाँ पर इस तरीके से फाइट करेगा तो उसके ऊपर कट लगा पाएगा। तो हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। ह्यूगो से कहता है कि तुम यहाँ पर सिंपल मूव्स के साथ मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे, ये मेरे लिए इंसल्ट की बात है। जबकि हमारा सियोल भी जो होता है उसे कहता है कि चाहे ये तुम्हारी इंसल्ट की बात हो लेकिन मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। और साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर उसके अटैक को अवॉइड करते हुए नीचे की तरफ झुकता है और उसके पेट के ऊपर कट लगा देता है। और वहां पर कट लगाकर जब पीछे गुजर जाता है तो इस बात से कैप्टन बहुत गुस्सा होता है, यानी कमांडर जो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है। तो हमारा सियोल भी खुश हो रहा था कि मैंने यहाँ पर सिमुलेशन मोड से सीखकर यहाँ पर इसके ऊपर कट लगा दिया, यानी कि अब मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, ये किस्म का फ्यूचर देखना हो क्या। लेकिन कमांडर इतना गुस्सा होता है कि वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे पर कट लगाने की। वो अपनी तलवार उठाता है, बहुत ही जबरदस्त प्रेशर को रिलीज करता है और साथ ही अपनी तलवार को घुमाकर जैसे अटैक करने लगा है गोरमा आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कैप्टन को बस करो, बहुत हो गया। अगर तुम यहाँ पर इतनी फोर्स के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करोगे तो वो लड़का बेचारा तो मारा जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़के ने अपना बेस्ट दिया है? तो कैप्टन उसे कहता है जी सर, मुझे लगता है कि उस लड़के ने अपना बेस्ट दिया है और उसने मेरे पर अटैक करके इस बात को साबित कर दिया है कि वो कैप्टन बनने के लायक है। तो इसी के साथ ही गोनमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगता है कि ये भी फाइटिंग का ही एक तरीका है कि अपोनेंट को गुस्सा दिलाया जाए ताकि वो इमोशनल हो जाए। गोनमा उसे कहता है तो लड़के फाइनली अब यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटीज को देखने के बाद मैं तुम्हें अपनी डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन बनाता हूँ, तुम्हें बस यहाँ पर इस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को डालना होगा। तो गोनमा इसी के साथ ही मास्टर गू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इसके लिए एक इंस्ट्रक्टर का बंदोबस्त करो जो कि इसे यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग्स दे सके और उसके बाद जब यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा, इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसे डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन बना दिया जाएगा। तो वो कहता है जी सर, मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा था। तो ह्यूगो जो होता है वहां पर उसे कहता है मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। जबकि इसी के साथ ही गोनमा उसे कहता है कि सियोल भी, मुझे लगता है कि आज के बाद से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और आज के बाद से तुम यहाँ पर मेरे सोल्जर हो। मैं तुम्हें यहाँ पर टेम्परेरीली अपनी डेड स्पिरिट कंपनी का एक मेंबर बनाता हूँ और जब तुम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तुम इस स्क्वाड के कैप्टन बन जाओगे। सियोल भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि फाइनली तुमने ये अचीव कर लिया, तुम यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट के मेंबर बन चुके और बहुत ही जल्दी कैप्टन बन जाओगे। सियोल भी जो होता है वहां पर से वापस जब अपने रूम के अंदर आता है और अपने रूम के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा था, वहां पर कल्टीवेट करते वक्त उसे अपनी स्टैट्स दिखाई देते हैं कि उसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा हायर हो चुके हैं। तो वहां सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर एआई की बात याद आ रही है। एआई ने मुझसे कहा था कि मैं डरपोकों की तरह अपनी यानी कि खुद फाइटिंग छोड़कर एआई को एक्टिवेट कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, इसी वजह से मैं पीछे रह गया हूँ, इसी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा। तो वहां सियोल भी कहता है ये बात वाकई में सच है। वो आईना उठाता है, वहां पर अपने सर के ऊपर 4 लाइव्स को देखता है और कहता है इससे पहले मेरा हर एक रोज संघर्ष हुआ करता था, मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब जबकि मेरे सर के ऊपर 4 लाइव्स हैं, मुझे पता है कि मैं 4 बार मर के जिंदा हो सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर अपनी डिजायर को कम कर दिया, स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में छोड़ दिया और मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेता। मुझे लगता है कि एआई ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और अपने आप को, अपनी फिजिकल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सियोल की ट्रेनिंग देखेंगे और ट्रेनिंग के बाद वो कितना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मीडियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सियोल भी जो होता है आईना उठाता है और अपने सर के ऊपर 4 लाइव्स को देखता है और कहता है अब यहाँ पर मेरे अंदर डर कम हो गया और करेज भी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि मेरे अंदर यहाँ पर अब ये मुझे नजर आता है कि मेरे पास 4 लाइव्स हैं, मुझे खुद को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है। और साथ ही वहां पर सियोल भी सोच रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर 3 साल का समय है, 3 साल में अगर यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना लिया, कल्टिवेट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बन गया, तो फिर मैं यहाँ पर डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन बन जाऊंगा, जहां पर से प्रमोट होना आसान है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। तो इसी के साथ ही सियोल भी से कहा जाता है क्या तुम यहाँ पर सेव पॉइंट क्रिएट करना चाहोगे। तो सियोल भी कहता है कि जब भी सेव पॉइंट आता है इसका मतलब यह है कि जो मेरी लाइफ का एक बहुत ही खास मोड़ होने वाला है और उसके बाद अगर मैं मरूंगा तो इसी जगह के ऊपर से दोबारा से रीइंकार्नेट होऊंगा। तो मां सियोल भी जो होता है वहीं पर से अपने सेव पॉइंट को क्रिएट कर लेता है और कहता है कि चलो यहाँ पर सेव पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। और ये यहाँ पर जब सेव पॉइंट क्रिएट करता है उसके नीचे बोनस स्टोरी लिखा होता है, यानी कि यहाँ पर इसका जो 3 साल है वो बहुत ही तेजी के साथ
गुजरने वाले हैं, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा लंबे भी होने वाले हैं। लेकिन इस सेव पॉइंट का नाम होता है एक्सप्लोसिव ग्रोथ, यानी कि अगले 3 साल में वो यहाँ पर इतनी हाई लेवल से ग्रोथ करने वाला है कि वो खुद को पहचान नहीं पाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्गर कैसे बन गया। तो मास्टर भी कहता है कि मुझे यहाँ पर फिलहाल इसके बारे में पता तो नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर से बाहर चलते हैं और जाकर कुछ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे ही मास्टर भी दरवाजे पर पहुंचता है, उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम यहाँ पर ईयर 95 के सितंबर के महीने के लिए अपने लिए शेड्यूल बना सकते हो कि तुम्हें क्या सीखना है। क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो, मिशन एक्सेप्ट करना चाहते हो, फुट सोल्जर बनना चाहते हो, या फिर एरिया स्काउट करना चाहते हो। तो सियोल भी वहां पर दरवाजे से बाहर नहीं निकलता और कहता है कि अब यहाँ पर क्या करूँ। जहाँ पर विंडो यानी कि वहां पर पूरे 1 नंबर 36 लिखा होता है, यानी कि अगले 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल के 36 महीने होते हैं और 36 महीने में से उसे यहाँ पर क्या करना है उसे शेड्यूल दिया जा रहा होता है। तो मां सियोल भी कहता है कि पहले महीने का शेड्यूल ये है कि मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ और बाकी के तीनों ऑप्शंस में से भी कुछ चूज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ज्यादा जरूरी यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना है। तो सियोल भी कहता है कि मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट की मेन स्कूल की टेक्निक को सीख सकते हो, जो कि बिगिनर लेवल में है, और उसके अंदर आगे कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन सभी को मास्टर करना होगा तभी वो अगले लेवल पर जा पाएगा। तो मां सियोल भी कहता है कि यहाँ पर तो इन टेक्निक्स को सीखना है, यानी कि यहाँ पर स्पेशल टेक्निक जिसको इलवोन सूर स्कूल कहा जाता है, जो कि सिल्वर स्पिरिट्स यूनिट की स्पेशल टेक्निक है, मुझे इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर करना होगा। लेकिन जैसे ही वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, इसी के साथ दरवाजा खुलता है, सामने इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा नाम सियोलवी है? तो वो कहता है जी सर मेरा नाम सियोलवी है। तो वो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि मेरा नाम जियोकपा है और मैं यहाँ का कमांडर हूँ और तुम्हारा ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। हम लोग यहाँ पर इल्वोसून स्कूल की टेक्निक को सीखते हैं और मैं यहाँ पर वही टेक्निक तुम्हें सिखाने वाला हूँ, मेरे साथ बाहर आ जाओ। तो मां सियोलवी इसके साथ बाहर चल पड़ता है। जैसे मां सियोलवी जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है, इसी के साथ ही मां सियोलवी को वहां पर बताया जाता है कि तुमने इल्वोसून स्कूल की सारी टेक्निक्स को कॉपी कर लिया है। और साथ ही मां सियोलवी जो होता है, यानी कि वक्त यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ गुजरता हुआ दिखाया जा रहा था, जिसमें वो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के साथ बाहर खड़ा होता है। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर वो बड़ी आसानी से किसी भी चीज को सिस्टम में कॉपी कर सकता है, तो उससे सिस्टम कॉपी करवा देता है और वो सारी की सारी टेक्निक्स को सीख लेता है। और मास्टर जियोकपा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि इन बेसिक टेक्निक्स को सीखने में हफ्तों लग जाते हैं। इस लड़के ने यहाँ पर एक ही दिन में सारी टेक्निक्स को मास्टर भी कर लिया है। और सियोलवी भी काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे यहाँ पर एक नई टेक्निक मिल गई है, इल्वोन सू स्कूल की एक नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक। और मां सियोलवी अगले दिन फिर से सुबह सुबह उसी जगह के ऊपर होता है। सियोलवी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, मुझे लगा कि 1 मिनट पहले मैं यहाँ पर इस रूम को छोड़कर गया हूँ, लेकिन वक्त इतनी तेजी के साथ गुजर गया और मैंने काफी कुछ सीख भी लिया और फिर से मैं उसी जगह के ऊपर आकर बैठ गया हूँ। तो मां सियोलवी कहता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग की सारी मेमोरीज याद हैं, ऐसे लगता है जैसे कि पूरा महीना गुजर गया हो। तो हमारे सियोलवी ने वाकई में वहां पर बैठे बैठे पूरा 1 महीना गुजार दिया। और जब उसने पूरी ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग करने के बाद उसके स्टैट्स जो है, उसकी हेल्थ 10,000 पॉइंट्स के साथ बढ़ी की 10,000 पॉइंट्स के साथ बढ़ी और फाइटिंग पावर 20,000 पॉइंट्स के साथ बढ़ी है। तो सियोलवी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, बल्कि वाकई में पूरा 1 महीना गुजर चुका है। और साथ ही वो देखता है कि उसकी टेक्निक्स के अंदर वहां पर इल्वोन स्कूल की टेक्निक भी ऐड हो चुकी है। फिर साथ ही मां सियोलवी जो होता है फिर दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे वो दरवाजे में जाता है, फिर से उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुम क्या सीखना चाहोगे। तो सियोलवी कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ महीनों तक यहाँ पर मार्शल आर्ट्स ही मास्टर करते हैं, अगर मैंने मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स को ठीक तरह से सीख लिया तो फिर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। तो मां सियोलवी फिर से वहां पर मार्शल आर्ट्स को चूज करता है और मार्शल आर्ट्स को सीखना स्टार्ट करता है। मास्टर जियोकपा से ट्रेनिंग देते हैं और इसी तरह महीने गुजर जाते हैं। एक और महीना गुजरने के बाद मां सियोलवी कहता है कि इस वक्त मैंने यहाँ पर इल्वोन सू स्कूल की सारी मार्शल आर्ट्स की सबसे बेस्ट टेक्निक जो है उनको सभी को सीख लिया, सबको यहाँ पर मास्टर कर लिया है। और जितना ज्यादा वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता है उतने ज्यादा उसके स्टैट्स इंक्रीज होते हैं। जैसे उसकी हेल्थ इस बार 50,000 के पॉइंट के साथ बढ़ती है और साथ ही उसकी फाइटिंग पावर 90,000 पॉइंट्स के साथ बढ़ती है। और सियोलवी के पास टोटल हेल्थ 1,70,000 की 1,70,000 और उसकी फाइटिंग पावर 1,90,000 हो चुकी है। तो सियोलवी फिर से भागता हुआ दरवाजे में जाता है। जैसे वो दरवाजे में जाता है तो विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है चौथे महीने के लिए तुम यहाँ पर क्या करना चाहोगे। तो मां सियोलवी कहता है कि अभी भी यहाँ पर मार्शल आर्ट ही सीखूंगा, तो मैं यहाँ पर और कितना स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ अगर इस तरह मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखता रहूं। मुझे लगता है कि पूरे 1 साल के लिए यानी 12 महीनों के लिए अगर मार्शल आर्ट सीखूंगा तो एंड के ऊपर मेरी जो कल्टीवेशन यानी कि मेरी जो हेल्थ और मेरी की पावर है वो सारी की सारी 1 मिलियन तक चली जाएगी। मां सियोलवी फिर से वहां पर मार्शल आर्ट्स को सिलेक्ट करता है। इस बार यहाँ पर उसके अंदर ट्रैकिंग थ्योरी का ऑप्शन होता है, क्योंकि अब उससे यहाँ पर बाकी की सारी उसके अंदर जितनी डिटेल है यानी कि उस इल्वोन स्कूल की स्पेशल टेक्निक के अंदर आगे जितनी कैटेगरीज है उन सभी को मास्टर करना होगा। तो मां सियोलवी कहता है कि वैसे भी तो मुझे यहाँ पर हर एक चीज सीखनी है, तो फिर ठीक है यहाँ पर इन सभी को सीख लेते हैं। और वो एक एक करके वहां पर उन सारी की सारी टेक्निक्स को सीख लेता है। और सारी टेक्निक सीखने के बाद मां सियोलवी कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर जो कर लिया, अब मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग थ्योरी सीख लिया, स्टेल्थी ट्रैकिंग स्टेप सीख लिया है। फिर साथ ही यहाँ पर वो किसी भी आवाज को सुन सकता है, क्योंकि सिल्वर स्पिरिट यूनिट जो है ये खास मिशन के लिए बनाई गई थी, जो कि यहाँ पर किसी को ट्रैक करने
करने के लिए, किसी का पीछा करने के लिए, किसी के ऊपर नजर रखने के लिए या फिर असैसिनेशन करने के लिए यूज की जाती है। इसी वजह से उसे ये सारे के सारे स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा। तुम्हारा सियोलवी जो होता है सारे स्किल्स को मास्टर कर लेता है, उसके अंदर जितनी सब कैटेगरीज होती है सारी की सारी कैटेगरीज को भी सीख लेता है। और दिसंबर 31 यानी कि आखिरी दिन बचता है तो वो कहता है कि अब यहाँ पर आखिरी दिन बचा, मैं इसमें क्या करूं। सियोलवी कहता है तो फिर आज मैं यहाँ पर जो स्किल्स सीखे हैं उनको ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ, यानी कि आज यहाँ पर विंडो के अलावा इसी रूम के अंदर रहकर कल्टीवेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर एक बॉक्स पड़ा होता है, तो वो उस बॉक्स को ओपन करता है और कहता है ये बॉक्स मुझे उस बॉक्स की याद दिला रहा है जो कि उस टेस्ट अकेडमी में जिसके अंदर खजाना रखा हुआ था। काश मैं इसको खोल लूं और इसके अंदर मुझे एक रेड बीन जेली मिल जाए। लेकिन जब उसे ओपन करता है तो बिल्कुल खाली होता है, लेकिन साथ ही वो बॉक्स चमकना शुरू हो जाता है, विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अपनी मार्शल आर्ट्स की टर्म्स को रखोगे तो उन्हें मिक्स करके एक नई मार्शल आर्ट बना सकते हो, यानी कि दो मार्शल आर्ट्स को मर्ज करके एक नई बना सकते हो। तो सियोलवी कहता है क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, क्या मैं यहाँ पर दो मार्शल आर्ट्स को मर्ज करके एक नई तरह की टेक्निक बना सकता हूँ। तो सिस्टम उसे कहता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा सियोलवी कहता है लेकिन मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट स्क्रॉल कहाँ से लेकर आऊँ या फिर मैं बुक्स कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सियोलवी की नजर साइड के ऊपर पड़ती है जहाँ पर खाली बुक्स पड़ी होती है, एम्प्टी बुक्स पड़ी होती है। तुम्हारा सियोलवी वहां पर से कुछ बुक्स उठाता है और उन बुक्स के ऊपर खुद से लिखना स्टार्ट करता है। तो सियोलवी को यहाँ पर अपनी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स याद होती है। अभी तक उसने यहाँ पर 6 स्कूल्स की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है और वो सारी की सारी वहां पर बुक्स के ऊपर लिख देता है। उसे काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वो 6 बुक्स बनाने के बाद कहता है तो फाइनली यहाँ पर रेडी है, मैंने यहाँ पर सारी की सारी टेक्निक्स को इन बुक्स के अंदर लिख दिया और अब यहाँ पर इन सभी बुक्स को बॉक्स के अंदर डालने का वक्त है। और वो सारी बुक्स को उठाता है, 6 की 6 बुक्स जो होती है उस बॉक्स के अंदर डाल देता है। तो जो बॉक्स होता है उसके साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर ये वाली सारी टेक्निक्स इसके अंदर डाल दी हैं, लेकिन तुम यहाँ पर इन सभी को मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि मर्जिंग के लिए दोनों टेक्निक्स के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। फिर साथ ही मां सियोलवी अपने पास से 2 टेक्निक निकालता है, एक 100 स्कूल की होती है और दूसरी 100 स्कूल की टेक्निक होती है। दोनों ही आइस बेस्ड होती है, दोनों के अंदर जिन एनर्जी यूज होती है। तो वो दोनों टेक्निक्स को एक साथ वहां पर रखता है तो एक नई टेक्निक बन जाती है जिसका नाम 100 शिंसु स्कूल टेक्निक होता है। सियोलवी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि 100 शिंसु टेक्निक यानी कि उन दोनों टेक्निक को मर्ज करने के बाद एक नई टेक्निक बन गई जो तो बड़ी कमाल की टेक्निक है। इस टेक्निक की खासियत ये होती है कि वो अपनी पूरी बॉडी को वहां पर आइस के साथ कवर कर सकता है। जहां पर 100 स्कूल के अंदर वो सिर्फ अपने हाथों को आइस के साथ कवर कर सकता था, अब उसकी पूरी बॉडी जहां पर इसके अंदर कवर हो सकती है। लेकिन जब वो एडवांस लेवल पर पहुंचेगा फिलहाल के लिए वो फुल पावर को यूज नहीं कर सकता। सियोलवी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं बाकी की सारी टेक्निक्स को भी मर्ज करके देखता हूं, उसके साथ अपग्रेडेड टेक्निक निकल आएंगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोलवी 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैप्टन बन पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मीडियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर अपनी 2 मार्शल आर्ट्स को मर्ज करके उसे अपग्रेड कर लेता है और एक नई मार्शल आर्ट्स बन जाती है और अब यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी के ऊपर वो अपना आईसी आर्मर एक्टिवेट कर सकता है। तो हमारा सियोलवी कहता है ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा अच्छी निकली, मैंने 2 टेक्निक्स को यहाँ पर मर्ज किया, जिन एनर्जी वाली और दोनों के साथ यहाँ पर एक नई टेक्निक बन गई है। फिर साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि चलो अब यहाँ पर बाकी की टेक्निक्स को मर्ज करके देखते हैं और उसके पास अब यहाँ पर 2 फायर टाइप की टेक्निक्स होती है, उन दोनों को मर्ज करता है तो ब्लेजिंग फिस्ट स्कूल टेक्निक निकलती है। अब जहां पर उसके पास एक नई टेक्निक आ गई है तो जब वहां पर उस टेक्निक को मास्टर करता है तो उसके हाथों के ऊपर से फायर निकल रही होती है, यानी कि उसके पंचुस के अंदर से फायर निकल रही होती है। तो महाजिन कहता है कि अब यहां पर कम की के साथ मैं इस फायर टेक्निक को भी एक्टिवेट कर सकता हूं, ये टेक्निक पहले वाली दोनों फायर टेक्निक से ज्यादा बेहतर है। फिर साथ ही हमारा हाजिन कहता है ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर नई टेक्निक्स आ गई और हमारा हाजिन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। जब किसी के साथ ही वहां पर सूरज निकल आता है और सुबह हो जाती है तो हमारा जो सियोलवी होता है वो कहता है तो फाइनली यहाँ पर नए साल की सुबह हो ही गई। जब लास्ट टाइम मेरे पास यहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, यानी पहली बार सिस्टम मेरे पास एक्टिवेट हुआ था, उस वक्त मैं मरने वाला था। उस वक्त एक रोशनी की किरण मेरे पास आई और मैंने यहाँ पर सिस्टम को अपनाया और आज यहाँ पर मैं इतना स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ कि मैं अपने आप को सर्वाइव करवा सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ही लंबा सफर बाकी है, अगर मैं यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर से बाहर निकलना चाहता हूँ, जाकर एक आराम की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो फिर मुझे और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है फिर से उठता है और इस साल के लिए वो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। तो इसी के साथ उसे कहा जाता है कि आज तुम क्या सीखना चाहोगे। तो हमारा जो सियोलवी होता है वो यहाँ पर डेली मार्शल आर्ट सीखता है जब तक उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ब्लैक मार्शल आर्ट्स अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो मास्टर के पास यानी मास्टर जोकपा के पास आकर ट्रेनिंग लेता है और मास्टर जोकपा उसे हर एक चीज के बारे में बताते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश इसलिए होते हैं क्योंकि ये लड़का जो बड़ी तेजी के साथ सीख रहा होता है। तो मास्टर कहते हैं कि मैंने इस जैसा लड़का पहले कभी नहीं देखा जो इतनी तेजी के साथ यहाँ पर ये सब कुछ सीखता है। तो मास्टर जोकपा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि गोरमा ने तुम्हें यहाँ
पर क्यों भेजा और तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए उसने 3 साल का समय दिया था, लेकिन तुमने सिर्फ 4 महीनों में सारी की सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर स्क्वाड्रन का कैप्टन बनाया जा रहा है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो। तो हमारा सियोल्वियन से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही मास्टर से कहते हैं लेकिन तुम्हारी करंट एबिलिटीज के साथ तुम एक कैप्टन बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, ना ही तुम यहाँ पर गोनमा की हेल्प कर पाओगे। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि मास्टर इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर से कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चोनमा के बारे में, चोनमा और उसके डिसाइपल्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पता। चलो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर चोनमा के डिसाइपल्स के बारे में बताता हूँ, यानी डीमन गार्ड या सेक्टर लीडर जो भी आप इसे कहना चाहे, मैं उसके डिसाइपल्स के बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ। तो वो उसे कहता है कि सबसे पहला डिसाइपल जिसका नाम सालवा है, सालमा जो है वो सुप्रीम डीमन मास्टर्स राम में पहुंच चुका है और उसके पास 4 सुप्रीम डीमन राम के मास्टर्स हैं, यानी कि उसके पास यहाँ पर अपने 4 सुप्रीम राम के मास्टर्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और उसके बाद माहू जो कि सेकंड डिसाइपल है, उसके पास 2 सुप्रीम डीमन राम के मास्टर्स हैं और इसके अलावा उसके पास बहुत सारे एडवांस लेवल के मास्टर्स भी शामिल हैं। फिर साथ ही उसे यहाँ पर थर्ड डिसाइपल आर्योंग के बारे में बताता है कि उसके पास भी 2 सुप्रीम डीमन राम के मास्टर्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके नीचे बहुत सारे मंत्री भी है क्योंकि मैनिपुलेशंस की मास्टर है। मुझे नहीं पता कि उसने कैसे किया, लेकिन ओल्ड हर्मिट मास्टर्स जो कि सर्कुलेशन में बैठे हुए हैं, अगर वो चाहे तो उनको भी वहां पर मदद के लिए बुला सकती है। इसका मतलब यह है कि उसके पास ज्यादा पावर है। और सुप्रीम डीमन राम का मास्टर तब बना जाता है जब आप लोग यहाँ पर एडवांस डीमन राम से आगे पहुंच जाते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है वो सुप्रीम मास्टर का होता है, फिर एडवांस डीमन आता है, फिर सुप्रीम डीमन आता है और उसके बाद डीमन कर्ड लीडर आते हैं। सियोल्वी जो होता है वहां पर उन लेवल्स को देखता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि इन सभी के पास तो काफी सारे पावरफुल लोग हैं। और इसी के साथ ही वहां सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो भी इस वक्त सुप्रीम डीमन राम में होगा। हालांकि उनकी कल्टीवेशन के लेवल हमसे अलग होते हैं, राइटियस कल्टीवेशन अलग होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सुप्रीम डीमन राम के लेवल के बराबर ही होना चाहिए। तो हमारा सियोल्वी जो होता है मास्टर जोगपा से पूछता है कि मुझे गोनमा के बारे में बताएं। तो उसे कहता है गोनमा के पास एक भी नहीं है, उसके पास सुप्रीम डीमन राम का एक भी मास्टर नहीं है। तो सियोल्वी कहता है क्या उसके पास एक भी नहीं है? अगर उसके पास एक भी सुप्रीम डीमन राम का मास्टर नहीं है तो फिर तो बाकी के डिसाइपल्स को अभी तक मार देना चाहिए था, क्योंकि वो अभी तक सर्वाइव कैसे कर पा रहा है। तो मास्टर जोगपाल से कहता है ये तो बहुत ही बड़े सरप्राइज की बात है कि वो अभी तक यहाँ पर जिंदा है, वो अपनी एबिलिटीज की वजह से जिंदा है। तो वो से कहते हैं क्या तुमने कभी यहाँ पर डिवाइन डेथ स्टार डेस्टिनी के बारे में सुना है या स्पेशल बॉडी के बारे में सुना है? तुम्हारा सियोल्वी कहता है हाँ मैंने यहाँ पर डिवाइन डेथ स्टार के बारे में सुना है, ये एक बहुत ही खास किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है। क्या गोनमा डिवाइन डेथ स्टार है? तो वो से कहते हैं हाँ वो एक डिवाइन डेथ स्टार है। डिवाइन डेथ स्टार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, यानी कि उनके पास एक बहुत ही खास किस्म की बॉडी होती है जो कि लाखों करोड़ों में से सिर्फ किसी एक के पास होती है। उनकी स्पेशलिटी क्या होती है? उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो किसी भी मार्शल आर्ट्स को, किसी भी टॉम को, किसी भी चीज को बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं, उसको बड़ी तेजी के साथ सीख पाते हैं। अगर कोई मार्शल आर्ट से दे दी जाए तो वो कुछ ही मिनटों में उसको मास्टर कर लेगा। और यहाँ पर यही बात है कि वो एक दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन इसको यहाँ पर डेथ स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 16 साल की उम्र से आगे नहीं जा पाते। उनकी किस्मत में लिखा होता है कि वो 16 साल की एज तक की मर जाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तुम्हारा सियोल्वी कहता है तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर गोनमा 16 साल की उम्र में उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन गोनमा की एज तो ज्यादा हो चुकी है, वो अभी तक जिंदा कैसे है? तो मास्टर जोगपाल से कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि उसे 16 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, क्योंकि 16 साल की उम्र तक होते होते जहां जो डिवाइन डेथ स्टार वाले लोग जो होते हैं वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जहां पर इतना कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी एबिलिटी यह है कि वो किसी भी चीज को सीख सकता है और वो अपनी मैडनेस के अंदर खो जाता है, अपनी कॉन्शियसनेस के हाथों खुद ही मारा जाता है। लेकिन गोनमा क्योंकि बहुत ज्यादा खास है, उसने अपनी मैडनेस को रोक कर रखा हुआ है, कभी भी यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं करता, ना ही कभी यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ सीखने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके और जिंदा रह सके। इसी वजह से चोनमा ने उसे अपना डिसाइपल सिलेक्ट किया था, उसे अपना डिसाइपल बनाया है। उसके पास यहाँ पर एक खास किस्म की पावर है, ये जो डिवाइन डेथ स्टार है उसके पास यहाँ पर एक इन्फिनिटी की पावर है, एक ऐसी पावर जो यहाँ पर जब वो चाहेगा तब उसे रिलीज कर सकता है। इसी वजह से कोई उसके ऊपर अटैक नहीं करता। तुम्हारा सवाल ये था कि किसी ने उसके ऊपर अटैक करके उसे मारा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि अगर कोई भी उसे मारने की कोशिश करेगा उस वक्त गोनमा अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर देगा, और जब वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करेगा तो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होगा, इतना पावरफुल एनर्जी सर्ज होगा कि जो भी उसे मारने के लिए जाएगा वो खुद भी नहीं बच पाएगा। लेकिन उसके पास जो इन्फिनिट एनर्जी है जो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार रिलीज कर सकता है, वो एक सुप्रीम डीमन राम के मास्टर से भी ज्यादा है। ना ही सालमा, ना ही माहू, ना ही आर्योंग, वो तीनों यहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो इसके ऊपर आकर अटैक करके उसे मार सके, और इसी वजह से वो उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी नहीं करवाते कि अगर यहाँ पर वो बच जाता है और उसके बाद वो उनके पास जाकर अपनी एनर्जी को अनलीश करता है तो उन तीनों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्हें यहाँ पर गोनमा से ज्यादा खतरा भी नहीं है, क्योंकि गोनमा के
पास ना तो बैकअप स्पॉट है, ना ही कोई यहाँ पर उसे सपोर्ट करेगा। सभी को पता है कि इसको सपोर्ट करने का मतलब यह है कि ये कभी भी यहाँ पर मर सकता है, इसके पास पावर नहीं है और ये कभी भी सेक्टर लीडर नहीं बन पाएगा। सियोल भी सोच रहा होता है कि यही वजह है कि सिस्टम में मुझे यहाँ पर इन्फिनिटी का सिग्नेचर दिखाई दिया गया था। जब मैंने यहाँ पर उसकी फाइटिंग पावर के बारे में देखा था, वहां पर इन्फिनिटी आया था। मास्टर जोकपाव से कहता है कि अब तुम्हें समझ आए कि तुम यहाँ पर उसकी कोई मदद नहीं कर सकते जब तक कि तुम यहाँ पर खुद सुप्रीम डीमन राम में नहीं पहुंच जाते। तो सियोल भी कहता है कि लेकिन मास्टर आप मुझे यहाँ पर इस सिल्वर स्पिरिट यूनिट का मकसद बताएं कि इस यूनिट का मकसद क्या है। तो उसे कहता है कि हमारा मकसद यहाँ पर डिस्टॉर्ट इन्फॉर्मेशन का होता है। हम लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदर करके लाते हैं, हमें स्टेल्थ मिशन दिए जाते हैं, हम लोग लोगों को ट्रैक करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर गोनमा के लिए जितने भी स्टेल्थी मिशन होते हैं वो सारे के सारे हम लोग परफॉर्म करते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर गोनमा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो बाकी के सभी डिसाइपल्स जो है उन्हें पता है कि वो इसे मार नहीं सकते। इसी वजह से वो यहाँ पर पूरी कोशिश करते रहते हैं इसे डिमेंटल करने के लिए, इसे गद्दी के ऊपर से हटाने के लिए, या फिर उसे गिव अप करवाने के लिए यहाँ पर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमारी जो सिल्वर स्पिरिट यूनिट बनाई गई ताकि वो गोरमा को प्रोटेक्शन दे सके उनके इन चालू से। मास्टर जोकपाव से कहता है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि तुमने किसी गलत मास्टर को चूज कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पर इस मास्टर को भी सर्व करते हैं तो उम्मीद तो है कि कभी ना कभी ये भी यहाँ पर एक सेक्टर लीडर बन जाएगा। अगर सेक्टर लीडर नहीं भी बन पाया तो हमें यहाँ पर किसी मास्टर को सर्व करने का मौका मिलेगा जो कि डिमोनिक गार्ड का डिसाइपल है। तो वो काफी समझदार इंसान और एक अच्छा इंसान भी है, तुम्हारे साथ काफी अच्छे से पेश आएगा। तो अब तुम्हें बस यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के ऊपर फोकस करना होगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है जी मास्टर, जो भी होगा मैं यहाँ पर करूंगा, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल भी ब्रेक थ्रू करेगा सुप्रीम डीमन राम में, तब क्या होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सियोलवी को वहां पर गोनमा के बारे में पता चलता है और उसे ये पता चलता है कि उसे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा अगर वो गोनमा को सपोर्ट करना चाहता है, उसके सेक्टर लीडर बनने में उसकी मदद करना चाहता है। तो मास्टर से कहता है कि लड़के चलो फिर अब यहाँ पर हम तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और हमारा सियोलवी कहता है जी सर, और इसी के साथ ही हमारे सियोलवी को वहां पर उसके डे 1 की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें आज यहाँ पर ये सब कुछ करना है और उसे यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए जाता है कि तुम्हें ये सब कुछ हासिल करना है, यानी आज ही तुम्हें सब ट्रेनिंग करनी है। तो हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और वो यहाँ पर सभी पॉइंट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। लेकिन सिस्टम जो होता है उसे कहता है एक ही दिन में इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। वो चाहे यहाँ पर कितनी मेहनत कर ले, लेकिन अगर वो एक दिन में ये सब कुछ कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हमारा सियोलवी डेली वहां पर वो ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा कुछ एक ही दिन में कैसे कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ एक दिन में कैसे होगा। और यहाँ पर दिन गुजरते जाते हैं 16, 17, 18 और जहाँ पर पूरा महीना खत्म हो जाता है। हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर बार बार जब यहाँ पर एक दिन नहीं कर पाता, अगले दिन फिर से वही रिस्टार्ट हो जाता है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि ये क्या, अब मैं यहाँ पर और क्या करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर डे 29 के ऊपर वो सब कुछ कंप्लीट कर लेता है। हमारा सियोलवी कहता है कि मैंने यहाँ पर ये कर ही लिया। और इसी के साथ ही सियोलवी से कहा जाता है कि अब तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हैं तुम्हारी ट्रेनिंग के, और रिजल्ट्स में उसे वहां पर कहा जाता है कि तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया क्योंकि तुम ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पाए और सब कुछ दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है। तो हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर काफी ज्यादा तंग आ जाता है कि यहाँ पर बार बार सिस्टम उससे वही ट्रेनिंग करवाई जा रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि एक मास्टर जो होता है वो मास्टर जोकपा के पास आता है पेपर की लिस्ट लेकर जिसके ऊपर डिसाइपल्स के नाम होते हैं। तो वो उसे कहता है कि इस बार का बैच तो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है, मुझे लगता है कि सिर्फ 6 महीने और उसके बाद इनमें से कुछ डिसाइपल्स ऐसे हैं जो कि सुप्रीम मास्टर राम में पहुंच जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर जोकपा से कहते हैं कि अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये सभी के सभी वो लोग हैं जिन्हें यहाँ पर स्पेशल स्क्रॉल्स मिले थे। गोनमा ने इन सभी लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग स्क्रॉल्स दिए थे। तो वो कहता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में सुप्रीम मास्टर राम में पहुंचने वाले हैं, जैसे कि यंग मास्टर यूरिम है, जियोक सॉन्ग है और साथ में योंगजिन है। ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि उनके स्ट्रेंथ और उनके स्किल्स काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर साथ ही वो कहता है कि और सियोर योंग का क्या, वो इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो वो कहता है कि मास्टर सियोर योंग, उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जानबूझकर हेजिटेट करती है, वो जानबूझकर यहाँ पर ये करना नहीं चाहती। वो ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि उसने यहाँ पर बड़ी आसानी से मार्शल आर्ट्स अकेडमी के टेस्ट को पास कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर अपनी पोटेंशियल को शो नहीं करवा रही। तो मास्टर जोकपा से कहता है कि मुझे लगता है कि गोनमा को अच्छी तरह से पता है कि उसने यहाँ पर सोरियों को अपनी टीम में क्यों शामिल किया है, उसे पता है कि टैलेंट्स को कैसे ढूंढना है। तो वो कहता है जी सर। फिर साथ ही उसे कहता है कि उस लड़के का क्या, उस लड़के सियोलवी का क्या वो अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर उसे कहता है कि सर पिछले 3 महीने से वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला, वो अपने रूम के अंदर बैठ के सेल्फ कल्टीवेट कर रहा है। तो मास्टर कहता है क्या पिछले 3 महीने से अपने रूम के अंदर ही बैठा हुआ है। तो वो कहता है जी सर, पिछले 3 महीने से उसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है वहां पर बैठ के वो कल्टीवेट कर रहा
होगा, सेल्फ कल्टीवेशन कर रहा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ डाउट लगता है, मुझे लगता है कि वो बस वहां पर पड़ा पड़ा सोया रहता है या फिर कुछ भी नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर इस तरह चलता रहा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है कि वो पीछे रह जाएगा और सुप्रीम मास्टर आर्म में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करता। अगर वो 3 महीने से ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पर वो स्किल्स कैसे सीख पाएगा। मास्टर जियोकपाओ से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वो कहता है कि सर यहाँ पर अगर वो बेसिक ट्रेनिंग को ही सीख रहा है, यानी कि पिछले 3 महीने से उसने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग्स को मास्टर किया, जो बेसिक मूव्स थे उन्हीं को मास्टर किया और कोई भी एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक परफॉर्म नहीं की, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो हमारे लिए किसी काम का है। मास्टर जियोकपाओ उस एडमिनिस्ट्रेटर की बात सुनने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर उस लड़के के बारे में जो सोच रहे हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि पिछले 3 महीने से वहां पर बेकार बैठा हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बार बार अपनी टेक्निक्स को रिपीट कर रहा है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर 3 महीने पूरे होने वाले हैं और उसके सर्कुलेशन से निकलने का वक्त आ चुका है। चलो वहीं पर चलते हैं और जाकर देखते हैं। उस लड़के के पास एक बहुत ही खास किस्म की बॉडी है जो यहाँ पर प्योर की के साथ अपनी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट कर रहा है। मैंने उसे वहां पर बैठ के कल्टीवेट करने का आइडिया दिया था कि अगर वो बैठकर सेल्फ कल्टीवेट करता है तो अपनी प्योर की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है। वो लड़का जो कि एक बहुत ही लो लेवल का सोल्जर है वो यहाँ पर बैठ के अपनी प्योर की को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं हमारे सियोलवी के पास पहुंच जाते हैं। सियोलवी बेटा कल्टीवेट कर रहा था, उन्हें ग्रीट करता है। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया जो मैंने तुम्हें दी थी। तो मास्टर सियोलवी उनसे कहता है कि सर नहीं, मैंने अभी तक उसको स्टार्ट भी नहीं किया। तो मास्टर से कहते हैं लेकिन क्यों, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक काम दिया था। तो मास्टर सियोलवी कहता है कि मुझे यहाँ पर इसमें कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं देता, यानी कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आपने जो मुझे ट्रेनिंग दी थी वो किसी काम की नहीं है। और सियोलवी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करता है जो कि लाइटेंड होती हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर जियोकपाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आखिर ऐसा क्यों महसूस होता है। तो मास्टर सियोलवी जब उनसे बात करता है तो मास्टर को कुछ महसूस होता है। मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का ब्रेक थ्रू करने वाला है और सुप्रीम मास्टर आर्म में पहुंचने वाला है। तो मास्टर इसी के साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के बस चुपचाप यहीं पर बैठे रहो, क्योंकि हमारा सियोलवी वहां से उठने लगता है। तो मास्टर से कहता है चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ जैसे बैठे हुए हो। सियोलवी कहता है क्या हो गया मास्टर। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे कंधों के ऊपर हाथ रखूंगा और अपनी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर पोर करूंगा। तुम्हारे दिमाग में जो भी मूव्स आएंगे बस उन्हें रिपीट करते जाओ, उन्हें सोचते जाओ, तब तक सोचते जाओ जब तक कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी सर्ज ना निकले। सियोलवी जो होता है मास्टर की बात सुनने के बाद वहां पर अपने माइंड के अंदर उन सभी मूव्स को कॉपी करना स्टार्ट करता है। वो मूव्स जो उसके दिमाग में आ रहे होते हैं, जैसे जैसे वो उन सभी मूव्स को याद कर रहा होता है, इसी के साथ उसकी बॉडी से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। और मास्टर जियोकपाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो तो जरा, हमें यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर मिल गया है, एक सुप्रीम मास्टर आर्म में ये लड़का ब्रेक थ्रू करने वाला है। और इसी के साथ ही वहां सियोलवी जो होता है वहां पर इतना प्रेशर रिलीज करता है तो मास्टर भी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि इसकी सुप्रीम राम तो बाकी सभी की सुप्रीम राम से भी ज्यादा पावरफुल है। और मां सियोलवी वहीं पर उठकर खड़ा हो जाता है और इस वक्त उसके बाल जैसे उड़ रहे होते हैं, इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे गोकू ने जहां पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ली हो। मां सियोलवी जैसे वहां पर सुप्रीम मास्टर आर्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसकी स्टेटस विंडो में दिखाई जाती है, जिसमें उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा हायर हो चुके हैं। उसकी हेल्थ लेवल 7000 पॉइंट पर पहुंच चुकी है और उसका जो की का लेवल होता है वो इस वक्त 1.2 मिलियन लेवल पर पहुंच चुका है और साथ ही फाइटिंग पावर जो है 5.0 मिलियन पर पहुंच चुकी है। तो यानी कि हमारे सियोलवी ने वाकई में जहां पर ब्रेक थ्रू करके अपने आप को सुप्रीम मास्टर आर्म में पहुंचा लिया है। तो अब जबकि हमारा सियोलवी जहां पर एक सुप्रीम मास्टर बन चुका है तो उसके पास अब जो स्टेटस विंडो और उसका सिस्टम भी अपडेट हो चुका है। तो वो अपने रूम के अंदर आकर बैठा होता है, अपने विंडोज की तरफ देख रहा था और उसे कहा जा रहा था कि तुम एक सुप्रीम मास्टर बन चुके हो और तुमने अपनी बॉडी के अंदर फुल सर्कुलेशन को एक्टिवेट कर लिया है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा अजीब है, कभी मैं जहां पर बस एक आम सा सोल्जर हुआ करता था, एक फुट सोल्जर, अब जहां पर मैं एक सुप्रीम मास्टर बन चुका हूं। और साथ ही वहां पर उसे कहा जाता है कि अब तुम यहाँ पर काफी सारी नई टेक्निक्स को सीख सकते हो जो कि यहाँ पर सिस्टम की तरफ से तुम्हें मिल रही है। और साथ ही उसके पास जो स्पेशल टेक्निक उसने सीखी थी वो सारी की सारी भी लेवल अप हो जाती हैं। स्पेशली इलवोन सूट स्कूल की टेक्निक जो होती है पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी है और बाकी इंटरमीडिएट लेवल पर होती है। सियोलवी जो होता है वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने इस एक्सपीरियंस से इतना पता चला है कि यहाँ पर हायर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सीखने से हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बल्कि कुछ बेसिक टेक्निक्स को सीखने से भी हम लोग सुप्रीम मास्टर आर्म में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और 1 साल में मैंने यहाँ पर कितना कुछ अचीव कर लिया है। उसी के साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है फाइनली यहाँ पर दोबारा से अगला दिन जब स्टार्ट होता है तो उसके पास नई विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि आज का शेड्यूल क्या है, इस पूरे महीने का शेड्यूल उसे बताया जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का ऑप्शन खत्म हो चुका है और वहां पर एक्सेप्ट अ मिशन का ऑप्शन आ जाता है। तो मां सियोलवी कहता है तो फिर अब मुझे लगता है कि आज कुछ नया करते हैं, आज यहाँ पर एक मिशन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मैं सुप्रीम राम में पहुंच चुका हूं और सुप्रीम राम में पहुंचने के बाद अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो हो चुका हूं कि मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और बेसिक ट्रेनिंग तो पहले मैं कर चुका हूं। तो मिशन के अंदर उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसके पास 5 ऑप्शंस होते हैं और सबसे पहला गोनमा, ह्युक्गू, जियोकपा, डॉक्टर और साथ में सर्वेंट का होता है, यानी कि इन 5 लोगों से वो मिशन ले सकता है। तो
वहाँ सियोल भी कहता है तो फिर जहाँ पर देखते हैं कि इनमें से किसके मिशन को चूज किया जाए, तो वो कहता है गोनमा के पास चलते हैं। जैसे ही वो मिशन को सिलेक्ट करता है वो सीधा गोनमा के ऑफिस में पहुंच जाता है और गोनमा उसे कहता है नहीं, तुम्हारी पावर लेवल अभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि तुम मेरे मिशन को एक्सेप्ट कर सको, तुम यहाँ पर से जाओ, जाकर अभी और ट्रेनिंग करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल भी यहाँ पर किसके मिशन को एक्सेप्ट करेगा और कौन से मिशन को पूरा करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर मिशन एक्सेप्ट करने लगता है। तो जब वो गोनमा के पास जाता है तो गोनमा उसे ना बोल देता है और उसके बाद अब यहाँ पर जोगू के पास जाता है तो जोगू भी उसे ना बोल देता है और कहता है कि नहीं अभी तुम रेडी नहीं हो। यानी कि हमारे सियोल भी को यहाँ पर ऊपर वाले मिशन में से कोई भी मिशन नहीं देता क्योंकि वो लोग यहाँ पर कहते हैं कि अभी तुम रेडी नहीं हो, और वो जोगपा के पास जाता है तो वो भी उसे ना बोल देता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर ऊपर वालों से स्टार्ट कर सकता हूँ, लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे लो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो यहाँ पर सबसे नीचे वाले ऑप्शन को चूज करता है जहाँ पर सर्वेंट जो उसे खाना देने के लिए आता है वो सर्वेंट के मिशन को एक्सेप्ट करता है। ऐसे वो मिशन को एक्सेप्ट करता है तो वो सर्वेंट दरवाजे पे नॉक करता है और वो कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सियोल भी कहता है हाँ ठीक है आ जाओ, और वो सर्वेंट वहां पर अंदर आ जाता है और उसे कहता है सर प्लीज मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, एक बहुत ही सीरियस बात है। तो सियोल भी कहता है कि हाँ क्या बात है। तो वो उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो ये है। वो अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि उसका एक मास्टर है जिसका नाम ब्योखोन सामा है जो कि एक कैल्डर है जो डिप्टी कमांडर्स ऑफिस में गया था, और डिप्टी कमांडर्स के ऑफिस में जाने के बाद उसे वहां पर से एक बहुत ही खास बुक मिली थी। एक ऐसी बुक जो कि कैमोफ्लेज के बारे में है, यानी कि एक स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक जिससे कोई भी इंसान अपने आप को कैमोफ्लेज में यानी गायब कर सकता है, अपना रूप बदल सकता है। वो मास्टर वहां पर से टेक्निक को लेकर आ गए। तो मास्टर बेखो वहां पर से टेक्निक को लेकर वापस आते हैं। जब उस टेक्निक को उठाकर अपने ऑफिस में लाकर रखते हैं तो उनका एक डिसाइपल था, जो कि उस टेक्निक को उठाकर वहां पर से भागकर चला गया। वो टेक्निक गायब हो चुकी है और कमांडर डिप्टी कमांडर से कह रहे हैं कि उन्हें वो टेक्निक वापस चाहिए, और कमांडर बेखान जो है वो यहाँ पर चाहते हैं कि हम उस टेक्निक को ढूंढ कर ले, लेकिन उनका डिसाइपल उस टेक्निक को लेकर गायब हो चुका है। क्योंकि वो रूप बदल सकता है तो उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और लगता है कि अभी तक वो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को छोड़कर बाहर जा चुका है, जिसके लिए हमें यहाँ पर उसके पीछे जाना होगा, जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। डिप्टी कमांडर ने मुझे कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप यहाँ पर इस मिशन को पूरा करें। अगर आप यहाँ पर उस लड़के को ढूंढ कर ले आते हैं, उस गद्दार को या मार डालते हैं या फिर उसे ढूंढ कर ले आते हैं और उसके पास उस कैमोफ्लेज वाली टेक्निक को भी वापस ले आते हैं, तो फिर आपको इसके बदले में रिवार्ड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मिशन में कुछ ज्यादा बातें थी लेकिन मैंने उनको शॉर्ट करके आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसी के साथ ही वो हमारा सियोल भी जो होता है उससे पूछता है कि बताओ कि मुझे यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने पर क्या मिलेगा। तो सर्वेंट उसे कहता है कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। मास्टर बेखोन ने कहा, यानी डिप्टी कमांडर ने कहा कि वो आपकी एक रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे, चाहे वो रिक्वेस्ट कैसी क्यों ना हो, वो उस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करेंगे, यानी कि आप उनसे एक फेवर ले सकते हैं। तो हमारा सियोल भी कहता है कि ब्योखान यानी कि डिप्टी कमांडर वो एक कैल्डर है, और मुझे लगता है कि कैल्डर के पास से अगर यहाँ पर एक फेवर मिल रहा है तो ये काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि मैं उससे कोई एक फेवर ले सकता हूँ। साथ ही हमारे सियोल के पास अपनी विंडो ओपन होती है जिसमें उसे मिशन की डिटेल्स के बारे में बताया जाता है, और साथ उसे कहा जाता है कि यहाँ पर अगर तुम इस मिशन को पूरा करते हो तो फिर यहाँ पर सिस्टम तुम्हें रिवार्ड देगा। और वो रिवार्ड क्या होने वाला है उसमें यहाँ पर एक तो ब्योक सामा यानी कि उस एल्डर का तुम्हें ट्रस्ट मिलेगा, दूसरा तुम यहाँ पर, दूसरा ये कि वो डिसाइपल जिस टेक्निक को लेकर भागा है वो कैमोफ्लेज वाली टेक्निक वो भी तुम्हें मिल सकती है, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर एक चाबी और साथ में एक मैप का टुकड़ा मिलेगा जो कि डिमोनिक लीडर यानी कि इस डीमन कल्ट का लीडर यानी चोरमा के रूम की उसके सीक्रेट वॉल्ट की होने वाली है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि अब ये क्या चीज है, यानी चलो यहाँ पर कैमोफ्लेज वाली टेक्निक तो मुझे इस लड़के से मिल जाएगी जब मैं उसे पकड़ूंगा या उसे मार डालूंगा, और दूसरा यहाँ पर एल्डर का ट्रस्ट भी मुझे मिल जाएगा, इन उससे मैं एक फेवर ले सकता हूँ। तीसरा यहाँ पर ये नीचे क्या लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पर एक चाबी और मैप का टुकड़ा मिलेगा यानी चोरमा की सीक्रेट वॉल्ट का। तो चोरमा के सीक्रेट वॉल्ट के अंदर जाने की बेवकूफी कौन करेगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर मुझे ये चीजें मिल जाती है तो ये मेरे काफी ज्यादा काम की है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वो कहता है लेकिन दिक्कत यह है कि वो बंदे के पास कैमोफ्लेज टेक्निक है, और कैमोफ्लेज टेक्निक के साथ वो अपना रूप बदल सकता है और किसी के रूप में भी हो सकता है। हम उसे ढूंढेंगे कैसे और हमें कैसे पता चलेगा वो कहां पर है। सियोल का सिस्टम उसे बताता है कि वो डिप्टी लीडर का टॉप क्लास का डिसाइपल है, यही समझ लो कि वो उसका सबसे बेस्ट डिसाइपल है, उसका नाम म्यूगी यूम है। म्यूगी यूम जो है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो उस टेक्निक को लेकर भाग गया है। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वो कहता है कि तुमने जहां पर जिस असिस्टेंट के बारे में बात की वो उनका पर्सनल डिसाइपल है, कैसी बात है। तो सर्वेंट उनसे कहता है कि हाँ वो उसका पर्सनल डिसाइपल है, और साथ ही हमारा सियोल भी कहता है कि उसके बारे में कुछ और बताओ। तो सर्वेंट कहता है कि सर वो एक शराबी है जिसे लड़कियों के साथ मजे करना बहुत ज्यादा पसंद है, ये समझ लें कि वो एक ठरकी है। सियोल भी जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि उस कमीने ने जहां पर कैमोफ्लेज की टेक्निक को सीख लिया, एक ठरकी को और क्या चाहिए होगा। हर रोज वो अपना रूप बदल करके अपने आप को हैंडसम बनाकर किसी भी लड़की के साथ मजे करने के लिए जा सकता है। कैमोफ्लेज की टेक्निक एक ठरकी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, यानी बाकी सभी लोगों के लिए। तो सियोल भी कहता है तो फिर मुझे बताओ कि मैं उसे कहां पर ढूंढूं
का, तब उसे बताता है कि इस वक्त वो डिमोनिक कल्ट के बाहर यानी राइटियस म्यूजियम की तरफ एक बिल्डिंग के अंदर है जहां पर हमने उसे आखिरी बार देखा है। तो हमारा सियोल भी कहता है तो मैं बाहर कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि बाहर जाना तो मुश्किल है। तो इसी के साथ ही उसे बताता है कि हम यहाँ पर आपके साथ एक बंदे को बेचेंगे। डिप्टी कमांडर ने आपके लिए एक बंदे को चूज किया है जो कि आपको यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की दीवारों से बाहर लेकर जाएगा और आप दोनों जाकर उस मिशन को पूरा करेंगे। और साथ ही वो बंदा जो आपके साथ भेजा जाएगा वो आपको उस म्यूगी इम को पहचानने में मदद करेगा। तुम्हारा सियोल भी से कहता है क्या वाकई में वो बंदा यहाँ पर उसको पहचान सकता है, क्योंकि तुमने कहा कि वो अपना रूप बदल सकता है, तो फिर वो बंदा उसे कैसे पहचान सकता है। तो वो कहता है कि वो उसे पहचान सकता है। उसका नाम सियोक-डू है और वो एक कारपेंटर है। उसकी हेल्थ जो होती है वो 3 लाख पॉइंट के ऊपर होती है। की पावर उसके पास बिल्कुल 0 होती है। फाइटिंग पावर उसके पास 90,000 होती है। असल में वो कारपेंटर है और काम भी यहाँ पर कारपेंटर का ही करता है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है और एक फाइटर नहीं है। तो जब सियोक-डू वहां पर आता है और आकर हमारे सियोल को ग्रीट करता है तो हमारा सियोल भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बंदे के पास तो 0 मार्शल आर्ट्स की पावर है, यानी कि इसके पास यहाँ पर की पावर 0 है। इसके बावजूद इतना स्ट्रॉन्गर है, फाइटिंग पावर भी इसकी ज्यादा है। तो हमारा सियोल भी से कहता है तो सियोक-डू अपना प्लान बताओ कि हम लोग कैसे यहाँ पर दीवारों से बाहर जाने वाले हैं। तो वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर फ्रंट लाइन दीवार के ऊपर वहां पर एक दीवार जो है उसे रिपेयर करने का काम दिया गया, क्योंकि मैं वहां पर एक कारपेंटर हूं। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बाहर जाने दिया जाए। हम लोग अच्छी लकड़ी लेकर आना चाहते हैं और हमें बाहर जाने दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग वहां पर से चले जाएंगे और जाकर उस म्यूगी इम को ढूंढ कर ले आएंगे। तुम्हारा सियोल भी कहता है तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, चलो फिर ठीक है चलते हैं। और इसी के साथ ही वो कुछ पार्ट को स्किप करने के बाद सीधा उस दीवारों के बाहर चले जाते हैं जहां पर घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और घोड़ा गाड़ी जो होती है सीधी उस रेस्टोरेंट की तरफ आके बढ़ती है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मेरा सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, मुझे यहाँ पर आधे काम तो करने भी नहीं पड़ते और सिस्टम मुझे डायरेक्टली उस जगह के ऊपर पहुंचा देता है जहां पर मुझे जाना होता है। तो उनकी घोड़ा गाड़ी जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वहां पर रास्ते में हमारा सियोल भी जो होता है सियोक-डू से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर उस लेचर को पकड़ोगे कैसे, यानी कि तुम यहाँ पर म्यूगी को पहचानोगे कैसे, उसने तो अपना रूप बदल लिया होगा। तो वो उसे कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो मैं उसे ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैं बचपन से उसे जानता हूँ। हम दोनों बचपन में ही एक दूसरे के दोस्त थे, हम दोनों एक साथ ही खेलते रहे हैं। वो अपनी शक्ल तो बदल सकता है लेकिन अपनी आदतें नहीं बदल सकता। मैं उसे बड़ी आसानी से पहचान लूंगा और मुझे लगता है कि उस कमीने को तो मर जाना चाहिए। वो कमीना जहाँ पर मुझे हमेशा से बुरी तरह से देखता था, मुझे बुरी तरह से ट्रीट करता था क्योंकि मैं थोड़ा सा बद्दा दिखाई देता हूँ। अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा सा बद्दा दिखाई देता हूँ, लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी यहाँ पर मुझे इस तरह से कहे। वो हमेशा लड़कियों के साथ मजे करता रहता है और मुझे कहता है कि तुम सारी जिंदगी सिंगल रहोगे, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल पाएगी। तो इसी के साथ ही मां सियोल भी कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही भावुक है और उनकी घोड़ा गाड़ी रुकती है और उनका जो ड्राइवर होता है वो उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरने के बाद मां सियोल भी जो होता है जब वहां पर पहली बार म्यूरियम की गलियों में उतरता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि कभी वो म्यूरियम में ही रहा करता था। तो सियोल भी कहता है कि मैं एक बुच्चर का बेटा हुआ करता था, लेकिन मेरे डैड के मरने के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सभी लोग गलियों में मुझे पीटा करते थे क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं हुआ करता था और मैं खाना चोरी करके खाता था या फिर भीख मांगता था। और मुझे वो दिन आज भी याद है कि उस दिन वहां पर 2 लोग आए थे और 2 लोगों ने आकर मुझसे पूछा था क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो और स्ट्रांग बनना चाहते हो। तब मैंने यहाँ पर मुझे लगा कि शायद मुझे ये लोग स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन वो मुझे किडनैप करके अपने साथ डिमोनिक कल्ट में ले गए और तब से मैं वहां पर फंसा हुआ और वहां पर से निकल नहीं पा रहा। लेकिन आज फाइनली मैं यहाँ पर फिर से आजाद होकर इस जगह के ऊपर आया हूँ। सियोक-डू से कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। तो सियोल भी कहता है कुछ नहीं चलो अंदर चलते हैं, मुझे बस कुछ पुरानी यादें आ गई थी। यहाँ पर ये सोच रहा था कि चलो यहाँ पर कुछ अच्छा खाते हैं। तो सियोक-डू कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे भूख लगी है, चलो सामने इसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। और वो दोनों जो होते हैं वहां पर डाइबोंग रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। यहाँ पर हमारी एपिसोड 50 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पर उस रूप बदलने वाले मूगी को कैसे पकड़ेंगे जो कि किसी भी जगह के ऊपर कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है।